और एडवांस एक्सेल सीखना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन आपके दिमाग में क्या है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट बेसिक एक्सेल एंड एडवांस एक्सेल? कुछ कंसेप्ट है आपके दिमाग में कि बेसिक एक्सेल क्या होता है, एडवांस एक्सेल क्या होता है? ऐसा कोई कंसेप्ट है आपके दिमाग में? वन बाय वन, मतलब ऑनलाइन में अगर कोई जाना चाहता है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे रेज हैंड कर सकते हो या आप अनम्यूट करके बोल सकते हो। यहाँ पे देखो रेज हैंड करने का एक बटन है, अगर आप रेज हैंड करोगे तो भी चलेगा, अगर आप डायरेक्टली अनम्यूट करके बोलोगे तो भी चलेगा। एनीवन फ्रॉम ऑनलाइन? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेसिक एक्सेल एंड एडवांस एक्सेल? यहाँ पे आप सोनू, आप बोलना चाहोगे कुछ? ओके, तो बेसिक मतलब आपके हिसाब से बहुत बेसिक चीजें होगी। ओके, मतलब एग्रीगेट फंक्शंस की बात कर रहे हो आप। ओके, सो यू मीन टू से बेसिक एक्सेल इज नथिंग बट दी functions like functions like sum, then average, है ना? ऐसे वाले जो फंक्शंस है ये आप बोल रहे हो कि बेसिक एक्सेल के अंदर रहेंगे, या बेसिक एक्सेल के अंदर ये सारी चीजें रहेंगी। और एडवांस के अंदर क्या रहेगा? इट इट शुड बी एडवांस थिंग, इट शुड बी एडवांस थिंग लाइक, आप बोल रहे हो पिवट टेबल, और VLOOKUPs, वी लुकअप, एच लुकअप, HLOOKUPs, और आपके हिसाब से और क्या चीजें हैं इसमें? और एडवांस फंक्शंस, ऐसा आप बोल रहे हो, ठीक है। advanced functions. एडवांस फंक्शंस, ओके। सो लेट मी मेक यू वन थिंग क्लियर कि बेसिक एक्सेल में और एडवांस एक्सेल में ज्यादा कोई अंतर नहीं है, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। जो चीजें हम लोग बेसिक एक्सेल में सीखने वाले हैं सारे के सारे एडवांस एक्सेल में भी आएंगे। अभी जैसे आपने बोला कि वी लुकअप बेसिक एक्सेल का पार्ट नहीं है क्या? वी लुकअप इज ऑल्सो बेसिक एक्सेल, इट्स अ पार्ट ऑफ बेसिक एक्सेल। बेसिक एक्सेल का एक पार्ट है, एक्सेल का एक पार्ट है, एक फंक्शन है। अच्छा, अभी कुछ लोगों ने बोला कि एक्सेल के ये वी लुकअप, जो लोगों ने बोला कि ये फॉर्मूला है, क्या बोला कुछ लोगों ने? वी लुकअप का फॉर्मूला। सो वी लुकअप इज बेसिकली नॉट अ फॉर्मूला, ये एक फॉर्मूला नहीं है। ये क्या है? एक फंक्शन है। क्या है? फंक्शन है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फंक्शन। जब आप इंटरव्यू में जाते हो ना, तो आपको पूछा जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मूला एंड फंक्शन, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको क्या बताया कि ये वी लुकअप क्या है, ये फंक्शन है। अच्छा, ये फंक्शन क्या है और फिर फॉर्मूला क्या है? फंक्शन और फॉर्मूला में क्या डिफरेंस है? सो वट एवर इज देयर विच इज प्री डिफाइंड, जो बना के रखा हुआ है एक्सेल ने, जैसे देखो अभी आप यहाँ पे इज इक्वल टू टाइप करके वी लुकअप करते हो, या आप वी टाइप करते हो, तो ये सारे दिख रहे हैं फंक्शंस। ये सारे फंक्शंस जो ऑलरेडी बना के रखे हैं, आप एस करोगे तो ये सारे दिखेंगे, आप ए करोगे तो यहाँ पे फंक्शन दिखेंगे, बी करोगे तो दिखेगा। तो ये जो भी फंक्शंस बना के रखे हैं ना, प्री डिफाइंड, इसको हम लोग फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे आपका एक वैल्यू है, ठीक है, ये दोनों का आपको क्या करना है? सम करना है। अगर आपने ये सम फंक्शन का इस्तेमाल किया, ये सम फंक्शन का इस्तेमाल किया, सम फंक्शन का इस्तेमाल करने के बाद जो रिजल्ट आया, ठीक है, ये आपने एक फॉर्मूला बना दिया। लेकिन आपने ये फॉर्मूला बनाने के लिए इसके अंदर इस्तेमाल किसका किया? इस फंक्शन का किया। अब यही सेम चीज आप ऐसे भी कर सकते हो, दिस प्लस दिस। तो आपने ये क्या बनाया? एक फॉर्मूला बनाया, एक फॉर्मूला बनाया, और फिर ये फॉर्मूला के बाद आपको रिजल्ट मिला। अब यहाँ पे आपने फंक्शन का इस्तेमाल करके आउटपुट लेकर आ गए, और यहाँ पे आपने फॉर्मूला डाल के आउटपुट लेके आ गए। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलूँ आपको, जैसे अपने केमिकल के नाम होते हैं, है ना? केमिकल्स होते हैं अपने लैब में, स्कूल में हम लोग जाते थे तो हम देखते थे केमिकल्स। तो केमिकल्स जो होते हैं वो फॉर्मूला होता है क्या? केमिकल्स जो होता है उसको केमिकल्स बोला जाता है ना? लेकिन एक से ज्यादा केमिकल्स को मिलाने के बाद जो आउटपुट आता है या जो काम करते हैं उसको क्या बोलते हैं? फॉर्मूला। ये फॉर्मूला करने के बाद एक काम हो गया और आउटपुट आ गया, तो वो होता है फॉर्मूला, है ना? उसी तरह आउटपुट आने के बाद ये जो दिख रहा है, ये इसको फॉर्मूला बोलते हैं हम, और जो यूज किया गया है इस आउटपुट को लाने के लिए, इसको फंक्शन बोलते हैं। ये क्लियर है सभी को? एनी डाउट इन दिस? ये याद रहेगा ना सभी को? ओके। तो इसके आगे जब भी आप किसी भी एक्सेल के फंक्शन के बारे में अगर बोल रहे होगे तो उसको फंक्शन करके प्रोनाउंस करेंगे, फॉर्मूला नहीं बोलेंगे, ठीक है?
ऑलराइट, तो मैं ये बता रहा था कि वी लुकअप, वी लुकअप जैसे आप बोल रहे हो कि एडवांस एक्सेल में आता है, तो क्या बेसिक एक्सेल में नहीं आता? आता है। तो अगर आप वी लुकअप का इस्तेमाल करोगे इज इक्वल टू डाल के वी लुकअप, तो ये वही काम करेगा जो एडवांस एक्सेल में करने वाला है। लेकिन देखो अभी इसके अंदर क्या होता है, अभी जो लोग ऑलरेडी एक्सेल पे काम करते हैं उनको पता होगा वी लुकअप का इस्तेमाल करते समय आप लुकअप वैल्यू देते हो, टेबल एरे देते हो, कॉलम इंडेक्स नंबर देते हो। तो यहाँ पे जब आप लुकअप वैल्यू देते हो तो ये आप एक वैल्यू दे देते हो, ठीक है, एक वैल्यू आप यहाँ पे दे देते हो। फिर आप टेबल एरे देना है तो एक टेबल दे देते हो। फिर यहाँ पे जब कॉलम इंडेक्स नंबर डालने की बारी आती है तो कुछ लोग यहाँ पे मैनुअल डाल देते हैं। क्या करते हैं? मैनुअल डाल देते हैं। अब ये मैनुअल क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि उनको बेसिक एक्सेल पता है। लेकिन आप ये मैनुअल काम नहीं करते हुए इसको डायनेमिकली कर सकते हैं। तो ये डायनेमिकली करने के लिए ये 5 जो नंबर आपने मैनुअल डाला है इसको डायनेमिक बनाने के लिए हमको एक और फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ता है, ताकि ये क्या हो, मैनुअल नहीं डालना पड़े, एक और फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ता है हमको। तो क्या हो गया, अभी एक फंक्शन में हमने क्या किया, दूसरा फंक्शन डाला, और फिर आउटपुट आ रहा है। तो क्या हो रहा है, हम मल्टीपल फंक्शंस का इस्तेमाल कर रहे हैं चीज को डायनेमिक बनाने के लिए। तो जहां पे भी हम मल्टीपल फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं और आउटपुट लाते हैं, तो चीजें क्या हो रही है, कॉम्प्लेक्स हो रही है। वो सारी कॉम्प्लेक्स चीजें आती है एडवांस एक्सेल में। अगर आप सिंपल वी लुकअप डाल के कोई आउटपुट ला रहे हो, वो आएगा सिंपल बेसिक एक्सेल के अंदर। बस यही डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। दिमाग में अपने क्योंकि ये रहता है बेसिक एक्सेल एडवांस एक्सेल, तो बेसिक एक्सेल तो मेरे को आता है, मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, ठीक है, तो ये बेसिक मेरे को आ जाता है। लेकिन एडवांस बहुत डिफिकल्ट है। एडवांस के अंदर क्या रहेगा, एडवांस इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल 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 थिंग्स विच मेक्स कॉम्प्लेक्स एंड इट बिकम्स एडवांस एक्सेल। समझ में आया आपको? तो दिमाग में से पहले तो ये डर निकाल देना अपने कि एक्सेल सीखना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। ठीक है, ये क्लियर है सभी को? यस सर। ओके, मैं और एक एग्जांपल देता हूं आपको कि बेसिक एक्सेल एडवांस एक्सेल कैसा ये रहेगा। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे आप देखोगे ना, तो मैं यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ, जैसे हम लोग बोलते हैं AFCKS और यहाँ पे हम लोग बोलते हैं टेक्नोलॉजीज। ठीक है, अब देखो ये दो टेक्स्ट है, ये दो टेक्स्ट है, इनको मुझे ज्वाइन करना है। क्या करना है? ज्वाइन करना है कुछ इस तरीके से कि हमको आउटपुट कैसे मिले, AFCKS स्पेस टेक, ये आउटपुट मिले। तो हम इसको मल्टीपल तरीके से कर सकते हैं। अभी देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको मैं बोलता हूँ इज इक्वल टू दिस, एंड मैं इसके बीच में स्पेस डालता हूँ, सॉरी स्पेस डालता हूँ, फिर से मैं एंड डालता हूँ और इसको लेता हूँ। इसने मेरे को आउटपुट क्या दिया, तो ये क्या बना मेरा फॉर्मूला, ये क्या बना फॉर्मूला। अब सेम यही चीज मैं क्या करता हूँ, कॉन्केट से करता हूँ। ये मैं देता हूँ टेक्स्ट वन, दूसरा टेक्स्ट मेरा है स्पेस, तीसरा टेक्स्ट मेरा है ये। तो ये किससे आया, एंड से। ये आया कॉन्केट से। तीसरा मैं लाता हूँ कॉन्केटनेट, ये मेरा टेक्स्ट वन, ये मेरा, ये मेरा टेक्स्ट टू, और ये मेरा टेक्स्ट थ्री। ये क्या आउटपुट दे रहा है, सेम आउटपुट दे रहा है। ये मेरा किससे आया, कॉन्केटनेट से। मैं फिर से यहाँ पे जाता हूँ, मैं बोलता हूँ टेक्स्ट जॉइन, ये डिलीमीटर मांग रहा है तो मैं बोलता हूँ डिलीमीटर मेरा स्पेस है, कॉमा। ये बोल रहा है कि आपको ये इग्नोर करना है क्या एम्प्टी सेल्स, तो हम बोलते हैं इग्नोर कर दो। ये मांग रहा है टेक्स्ट, तो हमने पूरा टेक्स्ट दे दिया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो अब इसने आउटपुट क्या दिया, वही आउटपुट दिया। अब देखो एक आउटपुट है, कितने तरीके से लेकर आ गए हम, एक आउटपुट, एक आउटपुट चार तरीकों से लेके आए हम, है ना। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला इस्तेमाल किया, यहाँ पे फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन। अब देखो आप क्या बोलोगे, इसमें बेसिक क्या है और एडवांस क्या है? इस चारों फंक्शन में बेसिक क्या है और एडवांस क्या है? ये एंड बेसिक हो गया, ठीक है, फिर ये बेसिक नहीं है, और फिर ये क्या है, और फिर ये क्या है, ये एडवांस है क्यों? ये एडवांस क्यों है फिर? ओके, तो मैं एक इसके अंदर एक डिफरेंस बताता हूँ आपको। देखो ये जो है ना, ये फॉर्मूला है, इसके अंदर हमने कोई भी फंक्शन का इस्तेमाल नहीं किया है। ये जो कॉन्केट है ना, ये एक फंक्शन है,
ये एक फंक्शन है जिसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं। ये नया फंक्शन है, न्यू फंक्शन है। उसी का जो ओल्ड फंक्शन था उसको बोलते थे कॉन्केटनेट। तो अगर आपने यहाँ पे देखा होगा, जब मैंने कॉन्केट का इस्तेमाल किया तो ये फंक्शन fx दिख रहा है सभी को। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा जूम करके बताता हूँ आपको। हाँ, सभी को यहाँ पे दिख रहा है ये कॉन्केट। अभी ये fx दिख रहा है सभी को, fx यहाँ पे, है ना। यहाँ पे देखो fx दिख रहा है सिर्फ। और जो कॉन्केटनेट है उसके आगे क्या दिख रहा है, ये एक्सक्लेमेटरी मार्क दिख रहा है। इसका मतलब क्या है मालूम है? ये जो है ना आपका कॉन्केटनेट, ये आपका पुराना हो चुका फंक्शन है। भले अभी ये काम कर रहा है, ये क्या कर रहा है, काम कर रहा है, लेकिन ये आपका क्या है, पुराना फंक्शन है। क्यों ये पुराना है और ये क्यों नया है? तो अभी देखो कॉन्केट, ये कॉन्केट फंक्शन पे ना हम लोग ये क्या बता रहा है, देखो कॉन्केटनेट्स अ लिस्ट और रेंज ऑफ टेक्स्ट। क्या करता है, लिस्ट को, लिस्ट और रेंज ऑफ टेक्स्ट। उसी जगह पे अगर आप कॉन्केटनेट में जाके देखोगे तो ये क्या करता है, जॉइंस सेवरल टेक्स्ट स्ट्रिंग इनटू वन टेक्स्ट। इसकी जो कैपेसिटी थी वो कैपेसिटी नहीं थी जो काम ये कर सकता है। ये क्या करता है, पूरे रेंज को भी कॉन्केटनेट कर सकता है, लेकिन ये सिर्फ एक इंडिविजुअल दो टेक्स्ट को कॉन्केटनेट करने की कैपेबिलिटी थी इसकी। तो इन्होंने क्या किया, इसको अपग्रेड किया और ये किया। अब जब इसको अपग्रेड किया और जब अभी ये एडवांस बन गया तो फिर टेक्स्ट जॉइन क्यों आया? तो टेक्स्ट जॉइन आने का वजह क्या हो गया, देखो अभी यहाँ पे क्या मांग रहा है, टेक्स्ट वन। फिर आप टेक्स्ट वन दे रहे हो, फिर कॉमा किया आपने, फिर आप टेक्स्ट टू दे रहे हो। तो मुझे बताओ अभी कि यहाँ पे आपने ये AFC के टेक्स्ट वन दिया, फिर आप कॉमा दे रहे हो, जब ये टेक्स्ट टू मांग रहा है, एक मिनट, ये आपने टेक्स्ट वन दिया, कॉमा ये टेक्स्ट टू मांग रहा है। टेक्स्ट टू क्या है आपका, स्पेस है, स्पेस है। तो आपने यहाँ पे क्या किया, स्पेस डाला, फिर आपने ये टेक्स्ट टू दिया, है ना। फिर आपने यहाँ पे क्या दिया, कॉमा किया और ये टेक्स्ट टू दिया। अब अगर इसके अंदर आपको 10 ऐसे नाम जोड़ने हैं, 10 नाम, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से यहाँ पे कॉमा, स्पेस, कॉमा, फिर ये नाम, फॉर एग्जाम्पल ये नाम, ठीक है। टेक्स्ट आपने दिया ये टेक्स्ट 5, फिर से स्पेस डालना है तो फिर से आओ, स्पेस डालो, फिर से कॉमा दो, ये वाला टेक्स्ट लो, फिर आप एंटर करोगे तो ये आपको ऐसा मिलेगा, AFC के स्टैक एंड कॉन्केट, है ना। तो इसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ा, हर बार स्पेस का जो है ना क्राइटेरिया, ये हर बार डालना पड़ा ना, 1 2 3 4, है ना। उसी तरह अभी देखो, अपने ये टेक्स्ट है, अपने ये टेक्स्ट है, AFCKS टेक एंड और कॉन्केट, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे इस्तेमाल करता हूँ टेक्स्ट जॉइन का। ये मुझे मांग रहा है डिलीमीटर क्या है, तो डिलीमीटर मतलब क्या होता है मालूम है, सेपरेटर, दो वर्ड के बीच में आने वाली चीज, उसको बोलते हैं डिलीमीटर, सेपरेटर। तो हमारा सेपरेटर क्या है, स्पेस। तो हम लोग देखो यहाँ पे एक ही बार मेंशन करेंगे सेपरेटर, कितनी बार, एक बार सिर्फ। कॉमा करेंगे, ये इग्नोर एम्प्टी बोल रहे हैं तो इसको इग्नोर करेंगे, और हम टेक्स्ट वन के अंदर ही पूरा सिलेक्शन कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो देखो इसने हमको आंसर दिया। तो समझ में आया चीजें एडवांस कैसी हो रही है ना। तो टेक्स्ट जॉइन, कॉन्केटनेट, कॉन्केट, और जो फॉर्मूला हमने इस्तेमाल किया, इसमें का डिफरेंस समझ में आया आपको, कौन सी चीज कब इस्तेमाल करनी चाहिए, कहाँ पे करनी चाहिए, कौन से डेटा पे करनी चाहिए, ये चीज हमको समझना जरूरी है। करने के बहुत सारे तरीके हैं, है ना, करने के बहुत सारे तरीके, तो ये चीज है। चलो मैं इसको क्लोज करता हूं अभी, और हम लोग फिर आते हैं इस चीज पे। तो इसको यहां से क्या करेंगे, अभी हम लोग निकाल देंगे, ओके, इसको यहां से निकाल देंगे। अभी यहाँ पे हमने डिफरेंस समझ लिया, बेसिक एक्सेल का और एडवांस एक्सेल का हमने डिफरेंस तो समझ लिया। लेकिन अभी हम जो कोर्स सीखने जा रहे हैं वो कोर्स का नाम तो है प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ एडवांस एक्सेल। तो ये क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ एडवांस एक्सेल? आप यहाँ पे सीखोगे और प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो जैसे अभी हेमंत ने बताया कि यहाँ पे हम लोग इस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे, किसी एक एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे, आप यहाँ पे प्रैक्टिकली करोगे। इसके लिए हमने इसका नाम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस रख दिया है। ये एक रीजन है, लेकिन इसका स्ट्रॉन्ग रीजन ये है
कि हमने इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ एडवांस एक्सेल नाम इसीलिए रखा है ना, क्योंकि इसके अंदर जितने भी एग्जाम्पल है ये अपने डे टू डे लाइफ में लगने वाले एग्जाम्पल्स है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जो सीखोगे ना, आप क्या करोगे, आपके ऑफिस में जाओगे तो फिल इन द ब्लैंक्स का काम कर सकते हो। ठीक है, पजल प्रैक्टिस सॉल्व करेंगे करने उसकी। जैसा काम कर सकते हो। आप यहाँ पे सीखो, इस एग्जाम्पल को उठाओ, आपके डेटा के ऊपर फिट इन करो, तो आपका काम बन जाएगा। आपका काम बन जाएगा। जैसे आपके मान लो आपके ऑफिस के अंदर एक अ, एक टास्क है फॉर एग्जांपल। आपको क्या करना है, यहाँ पे आपके मान लो कुछ एम्प्लॉयज है, एम्प्लॉय के नाम है, ठीक है, और यहाँ पे आपके एम्प्लॉय के नंबर है। ठीक है, आपके एम्प्लॉय के यहाँ पे नंबर है। आपका एक टास्क ये है, मतलब ये नंबर बोलने से हम लोग बोलेंगे, क्योंकि ये मैं डमी डेटा बना रहा हूँ, तो मैं आपको बोलता हूँ कि ये आपका नेम है और ये आपका सर नेम है। ठीक है, आपके ऑफिस में आपको बोला अच्छा ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते, ऐसे करते हैं। ये आपका ये आपका नाम है और नीचे आपका ये आप साइड का नंबर जो है ये आपका सरनेम है। ठीक है, अब आपको बोला गया है कि इसको स्प्लिट करना है। क्या करना है, इसको स्प्लिट करना है। यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम आना चाहिए, ईएमपी आना चाहिए, और यहाँ पे ये सरनेम मतलब नंबर आना चाहिए, इसको स्प्लिट करना है। तो ये आपका डेली का काम है, डेली आपका काम है। तो आप क्या करते हो ऐसी एक्टिविटी को अगर करना है तो, इसको स्प्लिट करने के लिए आप लोग क्या करते हो, अगर आप करते हो तो, अगर आपके दिमाग में है, अगर आप एक्सेल के ऊपर काम करते हो, या अगर आप एक्सेल पे काम नहीं करते हो लेकिन थोड़ा बहुत अगर आप जानने हो एक्सेल के बारे में, तो इसको स्प्लिट करने के लिए क्या करते हो आप, अगर क्या स्प्लिट करना है तो क्या करना चाहिए। अच्छा, तो आप लेफ्ट फंक्शन का इस्तेमाल करोगे, करेक्ट। तो आप बोल रहे हो कि लेफ्ट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे और ये टेक्स्ट देंगे, और आपको पहले के 3 कैरेक्टर चाहिए इसमें के, तो आप ऐसा करोगे। तो यहाँ पे ये आप सिलेक्ट करोगे तो ये आपको ये आंसर दे देगा। और उसी तरह आप फिर क्या करोगे, राइट फंक्शन का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, और फिर इस टेक्स्ट को लोगे और आप बोलोगे कि राइट के 3 कैरेक्टर लेना, तो ये राइट के 3 कैरेक्टर दे देगा। परफेक्ट, ठीक है, ये आप करोगे, ये आपने बताया। ठीक है, लेकिन क्या ये काम और आसान तरीके से हो सकता है, ये काम और आसान तरीके से हो सकता है क्या, डिलिमिटेशन डेटा। डिलिमिटर यूज करके, है ना। डिलिमिटर, यस तो डिलिमिटर यस। का इस्तेमाल करना है, मतलब क्या करना है, ऑल डी करेंगे हम। यहाँ पे डिलिमिटेड होता है, आप बोलोगे कि ठीक है मुझे ये करना है, लेकिन डिलिमिटेड करने के लिए आपके पास यहाँ पे क्या डिलिमिटर है, तो आप बोलते हो कि चलो मुझे डिलिमिट करना है फिक्स्ड विड्थ के हिसाब से। तो फिक्स्ड विड्थ के हिसाब से आप करोगे तो एक लाइन डाल दोगे, 3 कैरेक्टर ये साइड चाहिए, 3 कैरेक्टर ये साइड चाहिए, नेक्स्ट करो। और फिर आप क्या करो, यहाँ पे फिनिश कर दो। जैसे आप बोलो कि यहाँ पे मुझे आउटपुट चाहिए यहाँ पे, और आप इसको फिनिश कर दो, तो ये क्या देगा आपको, ये आपको क्या देगा, यहाँ पे एम्प्लॉय के नाम दे देगा, यहाँ पे सरनेम दे देगा, है ना। तो ये अलग अलग चीज है, ये भी हमने देखी। अभी देखो मल्टीपल चीज, आपने राइट लेफ्ट बताया, आपने डिलीमीटर बताया। अभी मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ ईएमपी, ईएमपी, है ना, ईएमपी ऐसे मैं टाइप कर रहा हूँ, और मैंने अगर ऐसे टाइप किया ईएमपी, और इसको अगर मैं ऐसे ड्रैग कर रहा हूँ नीचे, ऐसे ड्रैग कर रहा हूँ, और मैं बोलता हूँ कि कंट्रोल ई, तो क्या हो गया। उसी तरह मैं यहाँ पे आता हूँ, बोलता हूँ 01 02, और यहाँ पे मैं ये पूरा सिलेक्ट करके बोलता हूँ कंट्रोल ई, क्या हो गया, समझ में आया आपको क्या हो गया। वही काम हो गया जो आपने राइट लेफ्ट से किया था, वही काम हुआ जो ऑनलाइन में आपने बताया था डिलिमिट से हुआ, मैंने वही काम किया, है ना। मैंने कंट्रोल ई प्रेस किया, शॉर्टकट, शॉर्टकट। तो समझ में आ रहा है आपको वेरिएशन। तो यहाँ पे हम लोग जो सीखने वाले वो क्या सीखने वाले, हम लोग ऐसे टिप्स और ट्रिक्स सीखेंगे जो अपने काम को आसान बनाएंगे, मजेदार बनाएंगे, शॉर्टकट में बनाएंगे। तो हम लोग स्मार्ट वर्क सीखने वाले हैं, है ना, स्मार्ट वर्क सीखने वाले हैं। ये समझ में आया सभी को। ये कंट्रोल ई करके मैंने क्या किया मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, ये हम लोग सीखेंगे। तो अभी चिंता करने की इसकी जरूरत नहीं है, ना आपको अभी लैपटॉप के ऊपर काम करने की जरूरत है, ना आपको नोट्स बनाने की जरूरत है। अभी आप एकदम कूल माइंडेड डेमो के ऊपर ये कर दो। तो देखो, अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वाई शुड वी वाई शुड वी लर्न एक्सेल।
ये मैं अगर क्वेश्चन पूछता तो इसके आंसर क्या क्या होने चाहिए? जैसे अभी इंट्रोडक्शन में कई सारे आंसर मिल गए हमको, है ना? इंट्रोडक्शन में आपने कुछ आंसर्स बताए थे, तो क्या क्या चीजें हो सकती है कि हमको ये लर्न होना चाहिए या ये लर्न करना चाहिए या ये कोर्स सीखना चाहिए? तो कुछ लोगों ने बताया था कि आपको नया करियर स्टार्ट करना है, स्टार्ट विथ न्यू करियर, है ना? कुछ लोगों ने बोला था एनहेंस करना है आपको, अपस्किल करना है अपने आप को, अपस्किलिंग। और क्या बताया था? टू मेक रिपोर्ट्स, ओके, मेक रिपोर्ट्स, डू एनालिसिस। और हाँ हाँ, थोड़ा सा लाउडली नीलेश। फॉर इंक्रीमेंट, ये सबसे बड़ी मुद्दे वाली बात है, फॉर इंक्रीमेंट, है ना? क्योंकि क्योंकि देखो भाई, हर एक बंदा जो होता है ना, थोड़ा सा हर एक चीज करने के पीछे उसका थोड़ा सेल्फिशनेस होता है ना? हम लोग सीख रहे हैं, इसके पीछे हमारा सेल्फिशनेस है, और ये सेल्फिशनेस होना चाहिए। क्यों? अगर हम सीखेंगे तो ग्रो करेंगे, ग्रो करेंगे तो सैलरी बढ़ेगा। क्या आप चाहते हो कि आप सेम सैलरी पे सेम काम करते रहो, बस आपके पास कोई स्किल ना हो? और जब फिर मार्केट में स्किल्स की बात आएंगी, तो कंपनी करेंगी जिनके जिनके पास स्किल है उनको छाट के आगे कर देंगी, और जिनके पास स्किल नहीं उनको निकाल देगी। आप कहाँ पे स्टैंड करना चाहते हो? है ना, अपस्किलिंग पे। तो इंक्रीमेंट बहुत अच्छा पॉइंट है ये। और जैसे मैंने बताया कि लर्निंग एक्सेल इज वेरी सिंपल, इजी टू लर्न एप्लीकेशन है ये, इजी टू लर्न एप्लीकेशन है। फिर मैंने आपको ये भी बोला कि हमारे पास क्या है, फ्रॉम एक्सेल टू डेटा एनालिस्ट, सॉरी, डेटा एंट्री से लेके डेटा साइंस तक सारे कोर्सेज अवेलेबल है। ठीक है? अब जब मैं बोल रहा हूँ डेटा एंट्री से डेटा साइंस तक, मतलब बेसिक एक्सेल से लेके डेटा साइंस तक हर एक कोर्स अवेलेबल है हमारे पास। जैसे आप देखोगे अपने पास एडवांस एक्सेल, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ एडवांस एक्सेल का कोर्स है, वीबीए जो ऑटोमेशन होता है, ठीक है, रिपोर्टिंग के अंदर, एडवांस वीबीए, एसक्यूएल, पावर बीआई, पाइथन, पावर ऑटोमेट, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ऐसे मल्टीपल कोर्सेज अपने पास अवेलेबल है। ठीक है, पावर क्वेरी, पावर पिवेट, क्या, ये सारे कोर्सेज अपने पास अवेलेबल है। ओके, तो अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप जाओगे इसको, तो आपको समझ में आएगा कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। ठीक है? और जब मैं स्टेप बाय स्टेप जाने की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ये भी बात आती है ना कि कुछ लोगों ने बताया था कि न्यू अपॉर्चुनिटीज के लिए, है ना, न्यू अपॉर्चुनिटीज, जैसे अभी आप सर्विस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, आपको जाना है आईटी इंडस्ट्री में। आई एम गिविंग माई ओन एग्जाम्पल, आई वॉज फ्रॉम सर्विस इंडस्ट्री, मैं बीपीओ में काम करता था, अब मैं आईटी में स्विच कर चुका हूँ, मैं आईटी में काम कर रहा हूँ अभी, है ना? तो बोलने का मकसद ये कि आईटी में स्विच करना कोई बड़ी बात नहीं है। और एक मजेदार बात बताता हूँ, मैं कॉमर्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट हूँ। अगर आप सोचोगे कि आप आईटी में गए हो तो आपने किया होगा कंप्यूटर साइंस, इसके लिए आप गए होगे, वहां पे तो कंप्यूटर साइंस के बंदे लोग लगते हैं, तो हमारी क्या वैल्यू रहेंगी आईटी में? तो हमारे को तो ऐसे भी आईटी के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से भी हो तो आप आईटी में जा सकते हो। ठीक है? इसका एक बेस्ट एग्जांपल दो आपको, हॉस्पिटल्स कैसे चल रहे हैं? हॉस्पिटल्स कौन चलाता है? डॉक्टर्स। क्या लगता है आपको, डॉक्टर्स चलाते हैं? हाँ, पेशेंट। पेशेंट चलाते हैं। पेशेंट तो बेचारे एडमिनिस्ट्रेटिव। एडमिनिस्ट्रेटिव, वो एडमिनिस्ट्रेटिव के बंदे कौन होते हैं? कॉमर्स के बंदे। जब तक डॉक्टर्स कॉमर्स चला के। रहे थे ना, तो हॉस्पिटल का बिजनेस ठप था, हॉस्पिटल चलते नहीं थे। फिर मार्केट में एंट्री हो गई कॉमर्स के बंदे की, हॉस्पिटल के इंडस्ट्री में किसकी एंट्री हो गई? कॉमर्स के बंदे की, एमबीए के बंदे की। उसने उसको बना दिया बिजनेस, उसने गेट के ऊपर खड़ा कर दिया एक रिप्रेजेंटेटिव, जो पेशेंट को ऐसे हाथ नीचे बो करके वेलकम करता है। तो पेशेंट खुश हो जाता है, बोलता है अरे वाह बहुत अच्छी सर्विस है ना? तो ये सर्विस किसने बनाया? कॉमर्स के बंदे ने। तो अब ये बिजनेस बन गया, और ये बहुत बड़ा बिजनेस बन गया। तो डॉक्टर सिर्फ क्या कर रहे हैं, अंदर बैठ के अपना काम कर रहे हैं, लेकिन बिजनेस बिजनेस कौन चला रहा है? कॉमर्स के बंदे चला रहे हैं। तो आईटी में भी क्या है, आईटी में भी कॉमर्स के बंदे जा सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, सिर्फ आपको राइट प्लेटफॉर्म मिलना
जरूरी है। आपको राइट प्लेटफॉर्म मिलने के लिए उस डायरेक्शन में चलना जरूरी है ना। तो उस डायरेक्शन में जाने के लिए क्या जरूरी है, अपस्किलिंग जरूरी है। समझ में आ रही है आपको बात, वहां पे जाने के लिए क्या स्ट्रगल है या क्या करना है या क्या स्किल्स अचीव करने, तो आप वहां जा सकते हो। जैसे मैंने बताया आपको एक्सेल, एक्सेल हम लोग बोलते हैं एक्सेल इज मदर ऑफ ऑल एप्लीकेशंस। ऑल माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशंस की मदर बोला जाता है एक्सेल को। ऐसा क्यों बोलते हैं हम? और हम लोग ये भी बोलते हैं कि एक्सेल एक नमक की तरह है, खाने में नमक की तरह। क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि बिना एक्सेल के काम ही नहीं हो सकता। अगर आप डेटा साइंस के लेवल के ऊपर अगर जाओगे और अगर आप बोलोगे कि डेटा साइंस के ऊपर काम करने वाला बंदा क्या करता है, तो वो भी काम करेगा एक्सेल के ऊपर ही। एंड में बात घूम फिर के आती है एक्सेल के ऊपर। जब आप किसी एक एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो, अभी बहुत से अपने ऑनलाइन में कनेक्टेड जो स्टूडेंट्स है, उन्होंने बहुत सारे टूल्स पे काम किया है। अब वो रिपोर्टिंग सीखना चाहते हैं, या उनको पता है कि उस टूल्स के अंदर से रिपोर्टिंग आता है और वो रिपोर्टिंग उनको नहीं जम रहा है। लेकिन अगर आप देखोगे कि जो आपके टूल्स होते हैं, जो सीआरएम्स होते हैं, जो आपके प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे सेल्स फोर्स के टूल्स है, जैसे सीआरएम्स है, जो भी एप्लीकेशंस है, इससे जब डेटा डाउनलोड करते हो, डेटा किस में आता है? एक्सेल में आता है। तो घूम फिर के बात कहाँ आ रही है? एक्सेल पे। तो एक्सेल क्या बन गया आपका? बेस। तो आप अभी कोई भी इंटरव्यू के लिए जाओगे ना आप, तो आपका बेसिक चीज एक्सेल आपको आनी चाहिए। ये चीज बेसिक हो चुकी है अभी। इसीलिए हम लोग बोलते हैं ना कि कहीं पे भी इंटरव्यू को जाओगे ना आप, तो आपका एक्सेल अच्छा होना चाहिए। यहाँ पे आपका एक जो है ना स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है ना आगे दिखाने के लिए कि अरे हाँ भाई, इसको टेक्निकल नॉलेज कुछ तो है। क्योंकि ये जाता है टेक्निकल चीज में। जैसे आप सर्विस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, आप मान लो कोई डोमेन में हो इंश्योरेंस के, अभी जैसे किसी ने ऑनलाइन में बताया था कि वो क्लेम्स एडजुडिकेशन का काम करते हैं, है ना। तो जहाँ तक क्लेम्स एडजुडिकेशन की बात है, तो मेरा क्योंकि उसके अंदर एक्सपीरियंस रहा हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर, तो मुझे पता है क्लेम्स एडजुडिकेशन क्या होता है। ठीक है। इंश्योरेंस प्रोसेस के लिए मैंने काम किया, तो मुझे पता है इंश्योरेंस क्या होता है। मैंने मॉर्गेज के लिए काम किया, तो मुझे पता है मॉर्गेज क्या होता है। मैंने मोटर इंश्योरेंस के लिए काम किया है, लाइफ इंश्योरेंस के लिए काम किया है, तो मुझे ये इंडस्ट्री पता है। मुझे अभी मैं रिक्रूटमेंट डोमेन में हूं, तो मुझे पता है कि ये पूरा बिजनेस कैसे चलता है। लेकिन सिर्फ बिजनेस समझना इज नॉट अ गुड थिंग। क्योंकि अभी इंडस्ट्री में क्या चाहिए मालूम है आपको? बिजनेस समझने वाला बंदा प्लस टेक्निकल बंदा, तो आपका जगह बनेगा आईटी में। समझ रहे हैं आप बात को? आपके पास इंश्योरेंस का कोर नॉलेज है, आप इंश्योरेंस इन एंड आउट जानते हो, लेकिन आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं है, तो आप इंडस्ट्री में स्टैंड नहीं करोगे। लेकिन आपका इंश्योरेंस का नॉलेज तगड़ा है, मॉर्गेज का नॉलेज तगड़ा है, बैंकिंग का नॉलेज तगड़ा है, फाइनेंस का नॉलेज तगड़ा है, ठीक है, लेकिन आपके पास स्किल ही नहीं है, तो आपका डिमांड जो है ना वो सिर्फ वो सेक्टर में और उतना लिमिटेड डिमांड रहेगा। लेकिन अगर आप सीख रहे हो एडवांस एक्सेल, आप सीख रहे हो पावर बीआई, आप सीख रहे हो पाइथन, आप सीख रहे हो एसक्यूएल, आप सीख रहे हो पावर क्वेरी, पावर पिवट, जब आप ये टेक्निकल स्किल लेके जा रहे हो, तो आप क्या करोगे? आप जाके एज अ बिजनेस एनालिस्ट काम कर सकते हो, आप जाके डेटा एनालिस्ट काम कर सकते हो, है ना। बहुत सारे मल्टीपल ओपनिंग्स निकलते हैं जिसके लिए आप काम कर सकते हो। तो आपके पास बिजनेस का भी नॉलेज है, टेक्निकल भी नॉलेज है। तो आप ऐसा नॉलेज जब लेके जाओगे इंडस्ट्री में, तो वहां पे आप बता सकते हो ओके इंश्योरेंस के अंदर तो ये सारी चीजें चलती है, लेकिन रिपोर्टिंग करके आप ये भी बता सकते हो कि यहाँ पे कौन सी चीज क्या होनी चाहिए। आप बिजनेस के लिए ये भी बता सकते हो कि बिजनेस कैसा चलना चाहिए, कौन सी चीज जरूरी है, कौन सी स्टेप्स जरूरी है, कौन से स्टेप हटा सकते हैं। आप वेस्ट रिडक्शन कर सकते हो, क्वालिटी के अंदर काम कर सकते हो आप, है ना। तो ऐसी मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिसके लिए एक्सेल की जरूरत है। इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, डेटा एंट्री टू डेटा साइंस। ठीक है। और क्या चीजें बताई थी आपने, व्हाई शुड वी लर्न एक्सेल? तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया, देखो मेकिंग रिपोर्ट। और एक्सेल सीखने से और क्या होगा? टाइम सेव होगा, अपना काम आसान होगा ना, टाइम सेविंग होगा अपना। और जब हम टाइम टाइम सेविंग मैनेजमेंट। टाइम सेविंग होगा हम बोल रहे हो, तो ये टाइम सेव कैसे होगा? क्योंकि क्योंकि आप कुछ टेक्निक सीखोगे, कुछ ट्रिक सीखोगे, कुछ फंक्शन सीखोगे, कुछ ऑटोमेशन सीखोगे, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका 4 घंटे का टाइम जो है वो 1 घंटे पे आ जाएगा, तो आपके 3 घंटे बच जाएंगे, है ना। जब आप ऑटोमेशन की बात करते हो, अगर आपने ऑटोमेशन किया तो आपका टाइम सेव तो होगा, लेकिन टाइम सेव के साथ साथ क्या होगा?
क्या इंप्रूव होगा? एक्यूरेसी, एफिशिएंसी, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी इंप्रूव होगा कि नहीं होगा? अगर आपने मान लो ऑटोमेशन किया, कुछ काम है जो डेली आप रिपीटेटिव टास्क कर रहे हो, आप आ रहे हो, डेटा को सॉर्ट कर रहे हो, डेटा के अंदर कुछ फिल्टर्स लगा रहे हो, कुछ डेटा डिलीट कर रहे हो, कुछ डेटा ऐड कर रहे हो, कुछ कॉलम्स ऐड कर रहे हो, कुछ कॉलम्स डिलीट कर रहे हो, जो रिपीटेटिव टास्क है आपके, ठीक है? तो जब आप वो रिपीटेटिव टास्क आप खुद कर रहे हो, तो चांसेस है कि आप गलती कर सकते हो, मैनुअल काम कर रहे हो तो आपका एरर होने के चांसेस बढ़ गया। लेकिन उसी काम को अगर आपने ऑटोमेट कर दिया, तो अभी काम कौन कर रहा है? मशीन। मशीन काम कर रहा है, तो मशीन फास्ट काम भी करेगा, एक्यूरेट काम भी करेगा, तो आपका टाइम भी बढ़ेगा, टाइम भी बचेगा और एक्यूरेसी भी बढ़ेगा। इसीलिए यहाँ पे टाइम सेविंग और एक्यूरेसी, इंक्रीज इन एक्यूरेसी, ठीक है, या इंप्रूव्ड एक्यूरेसी, हम लोग यहाँ पे एक्यूरेसी डाल देते हैं, ठीक है? और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? अगर आपने एक्सेल सीख लिया या कोई भी स्किल आप सीखते हो, तो आपके टीम में अगर 10 लोग हैं, 10 लोगों में से आपके पास स्किल्स है 2 लोगों के पास और 8 लोगों के पास नहीं है, तो आपका चांसेस कितना अच्छा रहेगा? प्रमोशन होने के चांसेस है, आईजीपी थ्रू अगर कुछ ऐसा रोल निकलता है तो आप स्टैंड आउट करोगे। मान लो अभी आपकी कंपनी के अंदर बोल दिया कि एक ओपनिंग है एमआईएस के लिए या डेटा एनालिस्ट के लिए एक ओपनिंग है। अब 8 लोगों के पास स्किल नहीं है, आपके पास स्किल है, तो आप वो स्किल को अप्लाई कर सकते हो, है ना? लेकिन आपके पास स्किल नहीं है, आपके फ्रेंड के पास है, उसने अप्लाई किया, उसका पैकेज था 4 लाख, अब उसका पैकेज हो गया 7 लाख। फिर आपके दिमाग में आता है, यार मैंने किया होता तो मुझे भी 7 लाख मिल जाता। फिर आप सोचते हो कि चलो भाई मैं जाता हूँ और सीख लेता हूँ, लेकिन तभी तक क्या हो गया? अपॉर्चुनिटी चला गया। अभी आपको क्या करना पड़ेगा? अगले अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करना पड़ेगा। सो यू लॉस्ट योर टाइम, है ना? तो ये सारी चीजें, तो यहाँ पे हमने क्या न्यू अपॉर्चुनिटीज हमने यहाँ पे मेंशन किया था। ग्रोथ पर्सपेक्टिव हम लोग डाल सकते हैं, ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ विद इन और एक्सटर्नल, एक्सटर्नल। और क्या चीजें ऐड कर सकते हैं एक्सेल सीखने के बेनिफिट्स के अंदर? और जब आप टाइम सेव करते हो तो आपका एक्यूरेसी तो बढ़ता ही है, लेकिन टाइम सेव करने का बड़ा रीजन क्या है? सेविंग मनी। टाइम सेव किया मतलब क्या हो गया? अब मान लो आपने एक ऑटोमेशन किया छोटा सा, जहां पे पहले वो काम करने के लिए 4 लोग लगते थे, लेकिन वो ऑटोमेशन करने के बाद एक ही बंदे में वो काम हो रहा है, तो क्या किया आपने? कॉस्ट कटिंग किया आपने। तो आपको क्या लगता है आपको क्या मिलेगा? आपने कॉस्ट कटिंग किया तो आपको क्या मिलेगा? एप्रिसिएशन मिलेगा। किससे? कंपनी से? क्या वो फ्रेंड से जिनका जॉब गया? और वो फ्रेंड जिनका जॉब गया उससे क्या मिलेगी? गालियां मिलेगी। ओके, तो ऐसा नहीं होता है। जब भी आप कोई भी चीज सीखते हो ना, और जब भी एफटी रिडक्शन की बात आती है, तो कभी भी याद रखना कि ऐसा नहीं होता है किसी का जॉब चला जाए। जब भी कोई भी कंपनी एफर्ट रिडक्शन बताती है, तो सामने जो काम देने वाली कंपनी है वो ये सोचती है कि अरे यार मेरा काम तो बहुत आसान कर रहे हैं, पहले मुझे ये काम करवाने के लिए $100 लग रहे थे, अभी मेरा काम ये $50 में हो रहा है ना? तो मेरे पास और भी काम है जो मैंने दूसरे कंपनी को दे के रखा है, वहां पे मैं $200 घला रहा हूं, तो क्यों ना मैं वो $200 का काम निकालूं और इसी कंपनी को दूं। तो हो सकता है कि $200 का काम बचा के मेरा $100 पे लेके आए। तो वो क्या करता है, उधर का काम निकाल देता है और तुम्हारे कंपनी को देता है, तो तुम्हारे जो फ्रेंड्स का जॉब है वो सिक्योर रहता है। और ये भी होता है ना कि दूसरे कंपनी जिसके पास ये जॉब था, उनका अपॉर्चुनिटी बढ़ जाता है मार्केट में, वहां से उनको यहाँ पे स्विच करने का अपॉर्चुनिटी मिल जाता है, क्योंकि लोग चाहिए रहते हैं, एफटी उतने चाहिए रहते हैं, तो डेफिनेटली उनका भी बेनिफिट है। तो ऐसा नहीं है कि तुम नेगेटिव चीज सोचो, उससे पॉजिटिव चीजें भी बहुत सारी हो रही है ना, तो पॉजिटिव चीजें क्यों ना सोचे हम नेगेटिव के बदले में। और मुझे बताओ कि चलो आप नहीं सीख रहे हो, आप बोल रहे हो कि नहीं यार मुझे गलत काम नहीं करना है, मैं अगर ये सीखूंगा तो लोगों का जॉब जाएगा, आप नहीं सीख रहे हो, आपका कलीग सीख रहा है, तो जो लिस्ट में आपके कलीग का नाम आने वाला था, वो लिस्ट में आपका नाम आ सकता है अगर आप स्किल नहीं सीखोगे तो। फिर आप बाहर जाओगे। तो आप बाहर जाना चाहते हो कि रुकना चाहते हो, यह आपके ऊपर है ना? तो इस तरीके की कई सारी चीजें हैं जिस वजह से हमको एक्सेल सीखना चाहिए, ठीक है?
ओके, अभी जैसे हमने देखो एक्सेल क्यों सीखना चाहिए ये देखा, उसी तरह हम लोग एक्सेल के कुछ बेनिफिट्स देखते हैं और कुछ चीजें जानते हैं कि एक्सेल के अंदर क्या क्या चीजें होती है, एक्सेल के अंदर मल्टीपल टाइप के जो वर्जन्स होते हैं वो क्या होता है। तो हम लोग थोड़ा सा एक्सेल के वर्जन्स के बारे में जानते हैं, ठीक है, एक्सेल, अबाउट एक्सेल वर्जन्स। तो कितने लोगों को एक्सेल के वर्जन्स के बारे में पता है, आपने सुना है ऐसे कभी कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि एक्सेल के अंदर हम लोग बोलते हैं पहले पुराने जमाने में हम लोग एक्सेल पे काम करते थे तो एक वर्जन यूज होता था 97 और 2003 वाला। किसी ने देखा है ऐसा? देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यस यस। यहाँ पे इसको सेव एज करता हूँ। अब देखो यहाँ पे ये ऑप्शन कितने आ रहे हैं, अब ये बता रहा है वर्कबुक, ये बता रहा है मैक्रो एनेबल्ड, ये बता रहा है बाइनरी, ये बता रहा है 97 टू 2003। तो ये अलग अलग ऑप्शंस क्यों है? यहाँ पे देखो आप, आपको दिखेगा सीएसवी, ठीक है, यहाँ पे आपको दिखेगा एक्सेल 97 से 2003 टेम्पलेट। अब ये टेम्पलेट है और ये वर्कबुक है, ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ वर्कबुक के बारे में जानते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो ये एक्सेल वर्कबुक दिख रहा है, यहाँ पे वर्कबुक, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे ये जो है ना इसको बोलते हैं एक्सटेंशंस, क्या बोलते हैं? एक्सटेंशंस। तो ये एक्सटेंशंस के बारे में जानते हैं, उसके पहले हम लोग जानेंगे कि एक्सेल क्या है, एक्सेल के वर्जन्स क्या है। तो जैसे मैंने बताया 1997 से लेकर जो 2003 तक का जो वर्जन था ये अपना ओल्ड वर्जन ऑफ एक्सेल था, ओल्ड वर्जन ऑफ एक्सेल था, ठीक है। फिर जब 2003 के बाद जो वर्जन्स आए अपने एक्सेल के अंदर, ठीक है, जैसे 2006 आ गया, ठीक है, फिर 2009 आ गया, फिर 2012 आ गया, फिर 2016 आ गया, फिर 2019 आ गया, ठीक है। ये अलग अलग टाइप के न्यू वर्जन्स थे। अभी मार्केट के अंदर और भी आया है जो है 2021, ठीक है। लेकिन ये जो एक्सेल के वर्जन्स है ना, ये वर्जन्स और अभी जो करंट वर्जन चल रहा है, ठीक है, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। क्या फर्क है? अभी जो इंडस्ट्री में चल रहा है वो क्या है, देखो ये आपको मैं यहाँ पे जाके बताता हूँ। ये क्या है यहाँ पे देखो, ये क्या है? ऑफिस 365। ये क्या है? ऑफिस 365। जब मैं ऑफिस टाइप करने जाता हूँ ना तो मैं गलती से ऑफर टाइप करता हूँ। तो हम लोग जो अपने ऑफिस में डेली जो टाइप करते हैं ना कुछ कुछ चीजें, वो बार बार आते हैं। जैसे अभी हम लोग ऑफर रिलीज करते हैं किसी का तो ऑफर टाइप करते हैं, तो हम लोगों को वो हैबिट बन जाता है, तो हम लोग कुछ टाइप करने जाते हैं और कुछ और टाइप हो जाता है ऐसा होता है। तो अब मैंने ऑफिस 365 टाइप किया। अब फिर ये ओल्ड वर्जन है, मैं बोल रहा हूँ ये न्यू वर्जन है, फिर ये क्या है? तो ये न्यू वर्जन है और ये लेटेस्ट वर्जन है। न्यू वर्जन और लेटेस्ट वर्जन में क्या फर्क है? क्या है? अच्छा, ये पैकेज के अंदर आता है और ये किस में आता है फिर? नहीं नहीं, सही कहा आपने। हाँ हाँ। अच्छा, तो देखो जैसे अभी हेमंत ने बताया कि ये पैकेज में आता है, ठीक है, उन्होंने सही कहा कि ये पैकेज में आता है, ठीक है। और ये जो होता है ना ये ऑनलाइन वर्जन होता है। ये क्या होता है? इसको बोलते हैं ऑनलाइन वर्जन और इसको बोलते हैं ऑफलाइन वर्जन। ऑफलाइन वर्जन और ऑनलाइन वर्जन, ये दोनों जो होता है ये क्या होता है? ऑफलाइन वर्जन, और ये होता है ऑनलाइन वर्जन। ऐसा क्यों बोला गया है? क्योंकि इसको हमको क्या करना पड़ता है, ये इंस्टॉलेशन के अंदर आता है। इंस्टॉलेशन मतलब मालूम है आपको, सीडी लेके आप लोग इंस्टॉल करते थे पहले, अभी भी कुछ लोग करते हैं, सीडी लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट का और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, आपने इंस्टॉल किया, आप जब लैपटॉप लेके जाओगे कहीं पे बनाने तो आपको इंस्टॉल करके देते, तो सीडी डालते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का और उसको इंस्टॉल करके देते। अब इंस्टॉल करके दिया तो आपको यहाँ पे ऐसे दिखता है, ये एक्सेल आपको ऐसे दिखेगा, ठीक है। अब ये एक्सेल में और ये एक्सेल में क्या फर्क है? मैंने भी तो वैसे ही किया है, लेकिन मैंने क्या किया है, ये ऑनलाइन से लिया है। कैसे लिया है? ऑनलाइन से लिया है। अब जब आप ऑनलाइन से लेते हो, इसमें और इसमें फर्क क्या है मालूम है? इसमें जो भी अपडेट आता है ना एक्सेल का, वो इमीडिएटली इसके अंदर क्या होता है? अपडेट हो जाता है। क्या होता है? अपडेट हो जाता है। और ये जो पैकेज होते हैं ना, इस पैकेज के अंदर जितना पैकेज मिला है आपको वही रहेगा। कोई भी नई चीज ऐड होगी तो वो नई चीज उसके अंदर नहीं आने वाली, कोई भी नई चीज इस पैकेज में नहीं आने वाली। तो ये कैसी वाली चीज है? ये है सब्सक्रिप्शन वाली चीज और ये है अपनी पैकेज वाली चीज। तो इसको जैसे सब्सक्राइब करना पड़ता है, अपना नेटफ्लिक्स का रिचार्ज करते हैं ना,
वैसा इसको रिचार्ज करना पड़ता है। इसके लिए इसको बोलते हैं सब्सक्रिप्शन मॉडल, और इसको बोलते हैं पैकेजिंग मॉडल। समझ में आया सभी को? कोई डाउट है यहाँ पे? अच्छा, आप बोलोगे फिर अभी हम लोगों को अगर क्लास लगाना है तो हमारे पास कौन सा वर्जन होना चाहिए? तो क्या लगता है आपको कौन सा वर्जन होना चाहिए आपके पास? ऑनलाइन वर्जन होना चाहिए। तो अगर आपके पास ये ऑफलाइन का वर्जन है तो क्या आपका क्लास नहीं होगा? होगा। अच्छा, मार्केट में अभी लेटेस्ट मोबाइल कौन सा चल रहा है आईफोन में? आईफोन में लेटेस्ट मोबाइल कौन सा चल रहा है? हाँ, 16 Pro Max। 16 प्रो मैक्स। देखो मेरे को तो नहीं पता, मेरे पास अपना सादा वाला मोबाइल है, तो मुझे आईफोन के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं, इसके लिए मैंने आप लोगों से पूछा। 16 प्रो मैक्स, और हर कोई चाहता है कि मेरे पास लेटेस्ट फाइल है, मेरे पास लेटेस्ट मोबाइल हो। अभी 16 प्रो मैक्स बंद हो गया, और कोई बंद हो गया मतलब कोई नया वर्जन आ गया, 17 आ गया, फॉर एग्जांपल 17 प्रो मैक्स आ गया। तो आप चाहते हो ना कि आपके पास 17 प्रो मैक्स हो? क्या आप पुराना ही यूज करते हो? हाँ है ना? हाँ। चॉइस है अपना अपना। बहुत से लोग चाहते हैं कि नहीं, मेरे पास नया होना चाहिए, जो अपडेटेड मॉडल है वो होना चाहिए। और कुछ लोग अपने पुराने फोन से, एंड्रॉइड फोन से काम चला लेते हैं। तो उसी तरह काम तो चल रहा है ना, भले एंड्रॉइड है तो भी काम चल रहा है, पुराना मोबाइल है तो भी काम चल रहा है, और लेटेस्ट वर्जन है तो भी काम चल रहा है। इट्स डिपेंड ऑन चॉइस। अब उसी तरह हमारा यहाँ पे है, अगर आपके पास ये पुराने वर्जन ऑफ एक्सेल है तो भी काम चलेगा लर्निंग पर्पस के लिए। अगर आपके पास ये है तो बेस्ट है। तो क्या ये रहेगा तो आपका काम नहीं चलेगा? ऐसा नहीं है, आप सीख सकते हो। लेकिन कुछ चीजें ऐसी रहेगी, कुछ एडवांस चीजें ऐसी रहेंगी, कुछ फंक्शंस ऐसे रहेंगे जो इसके अंदर अवेलेबल है, इसके अंदर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ये डिफरेंस रहेगा। लेकिन आप सीख तो सकते हो, आप सीख तो सकते हो। जब मैं यहाँ पे आपको सिखाऊंगा ये फंक्शन क्या काम करता है, तो आप सीख तो सकते हो। भले आप उसको प्रैक्टिकली करके नहीं देख सकोगे, लेकिन आप सीख सकते हो डेफिनेटली। ठीक है, तो ये फर्क है सिर्फ। तो ये क्लियर है आपको? तो आपके पास कौन सा एक्सेल का वर्जन होना चाहिए? जो लेटेस्ट है वो होना चाहिए। अगर नहीं है, ये पुराना वाला है तो भी चलेगा। और फिर भी अगर आपको लेटेस्ट लेना है तो मैं आपको एक नंबर शेयर करूंगा, जो आपको बहुत सस्ते के अंदर, लाइफ टाइम के अंदर, सस्ते में और लाइफ टाइम के लिए आपको वो मिलेगा, जो ऑफिस 365 वाला वर्जन रहेगा। ये मेरा जो है ये भी क्या है, ये पायरेटेड वर्जन है। क्योंकि खुद का वर्जन लेने के लिए साल का सब्सक्रिप्शन है, और साल के पैसे 6,900, 7,000, 7,300 ऐसे, एक साल का उसका उसका उतना खर्चा है। तो हर साल कौन इतना पैसा पे करेगा? है ना? न लर्निंग के लिए न ट्रेनिंग देने के लिए, क्यों करेंगे इतना खर्चा जब अपना 400-500 रुपए में काम बन रहा है, तो लाइफ टाइम के लिए। है ना? तो जैसे मैंने ये वर्जन लिया था 450 रुपए में, अब मैं यूज कर रहा हूँ पिछले 3-4 साल से, अभी तक कुछ प्रॉब्लम नहीं है, और कुछ प्रॉब्लम होता नहीं है। ठीक है, इसी के साथ आपको जो है ना कुछ स्टोरेज भी मिलता है, तो वो भी यूटिलाइज कर सकते हो आप। है ना, ऐसा। अच्छा, जैसे हमने अभी ये वर्जन देखा, उसी तरह है ना एक्सेल के अंदर एक्सटेंशंस होते हैं। जैसे मैंने बोला एक्सेल एस, एक्सेल एस एक्स, एक्सएल एस बी, और एक्सएल एस एम। जो हमने वर्जन देखे ना यहाँ पे, एक्सटेंशंस देखे ना, ये जाके यहाँ पे, ये हर एक एक्सटेंशन अपना अपना कुछ रोल है उसका, कुछ कुछ काम है उसका। तो जैसे ये जो है ना एक्सेल एस एक्स, ये क्या है अपना 1997 से 2003 वाला जो वर्जन था ना, उसका एक्सटेंशन ये है। ये अपना स्टैंडर्ड है एक्सेल वर्कबुक का। जो एक्सेल ओपन करने के बाद जो डायरेक्टली आता है ना, वो क्या आता है? एक्सेल एस एक्स आता है। फिर एक्सेल एस और एक्सेल एस बी के अंदर क्या फर्क है? तो ये होता है बाइनरी। क्या होता है? बाइनरी वर्कबुक। अब आप बोलोगे फिर बाइनरी क्या और इसके अंदर क्या फर्क है? तो इसमें फर्क ये है ना कि स्टोरेज के अंदर बहुत हेल्प करता है ये। जैसे आपका एक्सेल एस एक्स है, तो अगर मान लो इसके अंदर आपने कुछ काम किया है, आपका ये फाइल बन गया 1 GB का, तो अगर आप इसको स्टोर करते हो एक्सेल एस बी के अंदर ना, तो ये क्या करता है मतलब कि आपका फाइल साइज रिड्यूस कर देता है। आपका मान लो 1 GB का फाइल है, तो जब इसमें स्टोर करोगे तो ये हार्डली कुछ MB का फाइल बनेगा। ये उसका बेनिफिट है। ठीक है, उसी तरह ये जो एक्सएलएस एम है, ये इसको बोलते हैं मैक्रो, मैक्रो अनेबल्ड वर्कबुक। जो भी ऑटोमेशन हमको करना है वो कहाँ पे होता है? वो होता है मैक्रो एनेबल्ड वर्कबुक में। अगर आप बोलोगे एक्सएलएस एक्स के अंदर मैक्रो बनेगा क्या? तो नहीं बनेगा।
आपको अगर मैक्रो बनाना है, आपको अगर ऑटोमेशन करना है, तो आपको सेव किस नाम से करना पड़ेगा? एक्सएलएस एम से करना पड़ेगा। ये डिफरेंस है एक्सेल के एक्सटेंशंस का। क्लियर है ये सभी को? एनी डाउट, एनी क्वेश्चन सो फार? कोई डाउट है इसमें? ओके चलो आगे बढ़े फिर हम नो। लोग। अच्छा, अभी हम लोग देख लेते हैं कि अपने कोर्स के कंटेंट के अंदर क्या क्या रहेगा। ओके, तो मैं यहां पे डाल देता हूं कोर्स कंटेंट। अभी आपको क्या लगता है कोर्स कंटेंट में क्या क्या रहेगा, या क्या क्या आपको क्या क्या सीखना है? आपको क्या क्या सीखना है आप मुझे बताओ। मैं आपको बताता हूँ कि ये कोर्स कंटेंट में है या नहीं है। और अगर नहीं है तो मैं आपको बताऊंगा कि ठीक है ये कोर्स कंटेंट में नहीं है, हम लोग ये सीखेंगे। और अगर नहीं है कोर्स कंटेंट में तो क्यों नहीं है मैं वो भी बताऊंगा आपको। ठीक है? हैंडलिंग लार्ज डेटा। ओके, हैंडलिंग लार्ज डेटा, ठीक है, पॉइंट टेकन। हाँ हाँ, डेटा सॉर्टिंग, ओके, सॉर्टिंग डेटा। उसके बाद मैपिंग डेटा, ओके, मैपिंग डेटा, वैलिडेशंस, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। हाँ हाँ, लुकअप्स, करेक्ट, वेरियस टाइप्स ऑफ लुकअप्स, पीओट, वेरियस लुकअप्स, करेक्ट, pivot table, index match, so which will come under functions, various functions, मैक्रोस। वेरियस फंक्शंस। अच्छा, किसी ने बोला मैक्रोज, ओके, सो हम लोग मैक्रोज सीखने वाले हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग कौन सा मैक्रोज सीखने वाले हैं? रिकॉर्डिंग मैक्रोज। कौन सा? रिकॉर्डिंग मैक्रोज। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्रोज एंड रिकॉर्डिंग मैक्रोज? तो अपने एडवांस एक्सेल के जो कोर्स के अंदर जो रिकॉर्डिंग मैक्रोज है, ये होता है रिकॉर्ड करके कैसा ऑटोमेशन कर सकते हैं, लेकिन उसके कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं जिसके हेल्प से आप वो उस एफिशिएंसी से काम नहीं कर सकते जो आप कोर वीबीए सीख के कर सकते हो। समझ में आई बात? तो हम लोग यहाँ पे जो सीखने वाले हैं वो रिकॉर्डिंग सीखने वाले हैं, लेकिन इस रिकॉर्डिंग को सीखने के बाद ही हम कई कुछ काम ऐसे कर सकते हैं अपने ऑफिस में जो मिरेकलेस रहेंगे, जो लोगों को लगेंगे भाई ये बहुत ढासू काम किया है, लेकिन आप जब सीखोगे तो आपको लगेगा अरे मैंने तो सिर्फ इतना काम किया है। समझ में आ रही है बात? लेकिन आप जिसको भी बताओगे ना उसको लगेगा अरे मैंने बहुत भारी काम कर दिया है, आपने बहुत भारी काम कर दिया है। आपके मैनेजर को लगेगा अरे ये तो आपने बहुत ऑटोमेशन, आपने कुछ तो अलग किया है, ऐसा लगेगा। ठीक है, तो हम लोग रिकॉर्डिंग मैक्रो सीखने वाले हैं। और क्या? और क्या? जैसे आपने डायनेमिक लुकअप्स, वेरियस लुकअप्स आपने बोला, आपने वेरियस फंक्शंस बोला, उसी तरह हम लोग डायनेमिक डायनेमिक फंक्शन सीखने वाले हैं, डायनेमिक फंक्शंस, ठीक है, और ग्राफ्स, चार्ट्स, ओके, चार्ट्स। और जैसे मैं चार्ट्स बोल रहा हूं तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कस्टमाइजेशन, कस्टमाइजेशन इन चार्ट्स। अभी चार्ट्स मतलब क्या है? कुछ चीजें इजीली अवेलेबल है एक्सेल के अंदर कि भाई ये मेरा डेटा है, आप इंसर्ट करो, चार्ट को इंसर्ट करो और यहाँ पे कोई भी एक चार्ट ले लो, ठीक है। ये एक सिंपल तरीका है चार्ट इंसर्ट करने का, लेकिन हम लोग कस्टमाइजेशन सीखने वाले हैं। जो एक्सेल के अंदर इजीली अवेलेबल नहीं है उसको किस तरीके से बनाया जाएगा हम लोग वो सीखने वाले हैं, ठीक है। और क्या सीखने वाले हैं हम लोग? हम लोग सीखेंगे सेल रेफरेंसिंग, सेल रेफरेंसिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आपने सेल रेफरेंसिंग में गड़बड़ कर दी पूरे एक्सेल में गड़बड़ कर दी, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या सीखने वाले हैं? उसके अंदर हम लोग सीखने वाले हैं डेटा समराइजेशन, डेटा समराइजेशन विच विल कम अंडर पिवट टेबल ओनली, ओके। लेकिन डेटा समराइजेशन को हम अलग तरीके से भी सीखने वाले हैं, ठीक है, अलग तरीके से भी डेटा को समराइजेशन करना सीखने वाले हैं। फिर हम लोग सीखने वाले हैं डेट एंड टाइम कंसेप्ट, डेट एंड टाइम कंसेप्ट। फिर हम लोग सीखने वाले ग्रुपिंग, ग्रुपिंग, ठीक है। उसके बाद हम लोग वेरियस टाइप्स ऑफ लॉजिक सीखने वाले हैं, ऑफ लॉजिक्स हम लोग सीखेंगे। हम लोग स्लाइसस सीखेंगे। स्लाइसस सुना है आपने? स्लाइस एंड डाइस, ओके। तो क्या करेंगे? सांप सीढ़ी खेलेंगे डाइस से,
ओके, स्लाइसेस एंड टाइमलाइंस हम सीखेंगे, ठीक है। और और क्या चीजें सीखेंगे, और क्या चीजें सीखना है आपको, चलो आप बताओ, कुछ पॉइंट्स आप बताओ, आपको क्या सीखना है। आपके दिमाग में कुछ तो रहेगा, एक्सेल सीखना है तो मैं ये सीखूंगा। जैसे आप जाते हो ना कपड़े लेने के लिए, तो आप सोचते हो ना मैं ऐसी वाली टी शर्ट ले लूंगा जो शाहरुख खान ने पहनी हुई थी, हाँ, मैं ऐसी टी शर्ट लूंगा जो इसने पहनी हुई थी, जो मार्केट में ट्रेंडिंग है, सोच के जाते हैं ना हम लोग। मैं ऐसे कपड़े लूंगा, मैं ऐसे हेयर स्टाइल बनाऊंगा जब कटिंग करने जाते हैं। तो क्लास सीखने आते तो भी कुछ तो दिमाग में सोच के आए होंगे ना कि मैं ये सीखना चाहता हूँ या मैं ये सीखूंगा, ऐसा। Short form without using mouse. शॉर्टकट्स, ओके, ठीक है। Maybe. शॉर्टकट कीज विदाउट यूजिंग माउस, ठीक है, शॉर्टकट कीज सिखा दूंगा मैं। और और क्या सीखना है आपको, हम लोग डैशबोर्ड सीखेंगे, डैशबोर्ड को सीखेंगे हम लोग। और ऐसी बहुत सारी चीजें हम लोग सीखेंगे जो आपके अभी आपके दिमाग में भी नहीं आ रही है। हाँ हाँ, मैजिक फॉर्मूला तो मैंने यहाँ पे डाला है, देखो, डायनेमिक फंक्शंस, डायनेमिक फंक्शंस। तो हम लोग ऐसे फंक्शन सीखेंगे जो डायनेमिकली यूज होते हैं। एक फंक्शन से काम नहीं हो रहा है, दूसरा फंक्शन ऐड करो के देखो, काम नहीं हो रहा है, तीसरा फंक्शन ऐड करो तो काम होगा, ऐसा। फिर हम लोग क्या, how to derive डे how to derive formula. हाउ टू डिराइव फॉर्मूला, ओके, हाउ टू डिराइव फॉर्मूला, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मूला टेक्निक्स, यूजिंग फॉर्मूला, या हम लोग फंक्शन बोलते हैं यूजिंग फंक्शन टेक्निक्स, ठीक है। देखो, जब मैं यूजिंग फंक्शन टेक्निक्स बोल रहा हूं ना, इसका मतलब क्या मालूम है, अब अपने पास ऑलरेडी फंक्शंस है, ठीक है। अब मान लो आपको 5-6 फंक्शंस इस्तेमाल करके एक फंक्शन बनाना है, एक फॉर्मूला बनाना है, तो आपको उसकी टेक्निक भी तो मालूम होनी चाहिए। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको ब्रेक करके सीखेंगे। कैसे सीखेंगे इसको, वी विल लर्न functions in easy way by breaking into multiple pieces, ठीक है। और फिर उसको जब हम जोड़ेंगे तो उसको बोलते हैं कटिंग दी फॉर्मूला टेक्निक, ये हम सीखेंगे, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट हम लोग सीखने वाले हैं। कोई क्वेश्चन है इसके अंदर, कोर्स कंटेंट के अंदर किसी को आपको लगता है कि जो इसके अंदर अभी नहीं है या ये होना चाहिए, ऐसा कुछ। तो हमने यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग देख लिया, वैलिडेशन देख लिया, डेटा समराइजेशन देख लिया, पिवट देख लिया, हमने डेट एंड टाइम कंसेप्ट देखा, चार्ट्स देखा, मल्टीपल फंक्शंस देखे, और बहुत सारी चीजें जो हमने इसके अंदर ऐड कर दी। और भी इसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो इसके अंदर हम लोग मेंशन नहीं कर रहे, सो डोंट वरी, ठीक है। और अगर आपके दिमाग में यहाँ से आगे, जैसे अभी क्लास स्टार्ट हो गया अपना, और आपके दिमाग में आता, अरे कोर्स कंटेंट जो हमने देखा था उसके अंदर ये मेंशन होना चाहिए था, या ये चीज होनी चाहिए थी, अभी जैसे आप यहाँ से घर पे जाओगे आपके दिमाग में, अरे अच्छा, ये तो चीज एक्सेल में आती है, ये तो कोर्स कंटेंट में है ही नहीं। तो जब आप नेक्स्ट वीक में आओगे क्लास में, तो आप मुझे बताओ कि अरे ये चीज है क्या, पूछो मुझे, तो मैं आपको बताऊंगा वो चीज है कि नहीं है ना। तो कई बार क्या होता है, हमारे दिमाग में चीजें नहीं आती है, ऑन पॉइंट ऑफ टाइम अपने पास वो दिमाग में चीज नहीं रहती है, जब हम लोग यहाँ से जाने के बाद अपने दिमाग में आ जाती है। तो आप मुझे कॉल करो, मैसेज करो, ठीक है, मैं आपके मैसेज का रिप्लाई करूंगा, या नेक्स्ट वीक में जब क्लास में आओगे तो मैं क्लास में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ऐसे कोर्स कंटेंट के अंदर कई सारे चीजें अपने पास अवेलेबल है। यहां तक सभी को क्लियर है। अभी अपना जो देखो डिस्कशन के जो पॉइंट्स थे वो सारे हमने डिस्कस कर दिए। अभी हमको जाना है क्लास के और फीस के डिटेल्स पे, तो मैं जाऊँ अभी वहां पे। इसके अंदर इस सेशन में कुछ डाउट्स, कुछ क्वेरीज है आपको, ओके। तो चलो हम लोग जाते हैं फिर क्लास एंड फीस डिटेल्स के ऊपर। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो अपना ये क्लास कैसे होने वाला है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। कैसे होने वाला है, ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में होने वाला है। इसका मतलब क्या है, जो लोगों को ऑनलाइन ज्वाइन करना है वो लोग ऑनलाइन ज्वाइन करो, जिसको यहाँ पे ऑफलाइन क्लासरूम में आना है वो क्लासरूम में आ जाओ,
जैसे अभी हम लोग डेमो सेशन के लिए मिले हैं, अभी कुछ लोग यहाँ पे ऑनलाइन कनेक्टेड है ना। अभी हमने जैसे इंट्रोडक्शन के टाइमिंग में देखा, इतने लोग क्या है ऑनलाइन कनेक्टेड है, और यहाँ पे ऑफलाइन में कुछ लोग आए हैं, ठीक है। उसी तरह जब अपना क्लास टाइप होगा, क्लास स्टार्ट होगा, तो ऐसे ही होगा। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन वालों के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट रहेगा, उनके लिए कुछ अलग सिखाऊंगा, ऑफलाइन वालों के लिए अलग सिखाऊंगा, ऐसे नहीं है। ट्रीटमेंट में कोई भी फर्क नहीं है। ये भी नहीं है कि अगर आप ऑफलाइन में आ रहे हो तो आपको चाय नाश्ता मिलेगा, ऑनलाइन वालों को नहीं मिलेगा, ऐसा भी नहीं है। मतलब सबके लिए सेम रूल है, डोंट वरी। ऑनलाइन करो चाहे ऑफलाइन करो, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ऑनलाइन में और ऑफलाइन में कुछ फर्क रहने वाला है। हाँ, ऑफलाइन इसके लिए आते हैं कुछ लोग जो ऑफलाइन कंफर्टेबल फील करते हैं, जो चाहते हैं कि मैं अगर ऑफलाइन में जाके बैठूंगा तो मैं ज्यादा समझूंगा या ज्यादा समझूंगी, मैं अगर ऑफलाइन जाऊंगा या जाऊंगी तो मेरा क्वेरी इजीली रिजॉल्व होगा। तो क्वेरी रिजोल्यूशन ऑनलाइन में भी वैसे ही होगा, ऑफलाइन में भी वैसे होगा। सिर्फ ऑफलाइन में क्वेरी रिजोल्यूशन के लिए क्या होगा, मैं यहाँ पे प्रेजेंट रहूंगा, मैं आपको बताऊंगा। ऑनलाइन में मैं क्या करूंगा, आपको बोलूंगा आपका स्क्रीन शेयर करो, फिर आप आपका स्क्रीन शेयर करोगे और मैं यहाँ से आपको गाइड करूंगा कि आपको क्या करना है। तो इस तरीके से मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करूंगा। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सेम रहने वाले हैं। ये क्लियर है सभी को? ओके। इसके बाद अपना जो बैच है, ये अपना बैच कोड है। अपना बैच स्टार्ट होने वाला है इमीडिएटली नेक्स्ट वीक से, 31 मई से, ठीक है। और ये हर सैटरडे को रहने वाला है 3 से 6 बजे दोपहर में, 3 से 6 एवरी सैटरडे ओनली। सैटरडे संडे नहीं, ओनली सैटरडे 3 to 6। और इसका अप्रोक्सीमेट टाइम जो है ये 4 मंथ्स है। क्या है? 4 मंथ्स। ये मैं अप्रोक्सीमेट टाइम बता रहा हूँ। अब देखो, मैं अप्रोक्सीमेट टाइम इसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर अपनी छुट्टी ऐड हो जाती है, अपने क्वेरी रिजोल्यूशन ऐड हो जाते हैं। और अपना जो कोर्स कंटेंट है ना, ये 4 महीने का कोर्स कंटेंट नहीं है। जितना कंटेंट हमने बनाया है ना, ये 4 महीने वाला कंटेंट नहीं है। ये कोर्स कंटेंट पूरा करने में 5 महीने लग जाते हैं, 5.5 महीने लग जाते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग इसको 4 महीने क्यों बताते हैं मालूम है? क्योंकि हमने फीस कितनी रखी है इसकी, 8,000। तो हमारा ये बजटिंग होता है ना कि पर मंथ 2,000 रुपीज लेना है हमको। क्या करना है? पर मंथ 2,000 लेना है। अगर हमने इसको 6 मंथ्स कर दिया ना, तो आपका फीस कितना हो जाएगा? 12,000। 12,000 हो जाएगा आपका फीस। तो क्योंकि हमको ये फीस क्या बताना है, 8,000 बताना है, इसके लिए हमने क्या रखा है इसको 4 मंथ्स। लेकिन अपना क्लास कितना चलेगा? 5 महीना, 5.5 महीना, 6 महीना, इतना अपना क्लास चलेगा, डिपेंडिंग ऑन क्वेरी रिजोल्यूशंस, डिपेंडिंग ऑन फेस्टिवल्स, हॉलीडेज, इसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, क्लियर है सभी को ये? क्योंकि क्या होता है मालूम है, 4 महीने खत्म हो गए तो सब लोग पूछते हैं अपना क्लास कब खत्म होगा। अब मैं सिखाने के लिए नहीं थकूंगा, आप सीखने के लिए मत थकना, है ना। अगर आप 6 महीने के बाद बोलोगे ना और कुछ एग्जाम्पल सिखा सकते हो क्या, तो मैं और एग्जाम्पल सिखा सकता हूँ। 8 महीना हो गया, आप बोलोगे और एग्जाम्पल सिखा सकते हो क्या, मैं और सिखा सकता हूँ। देखो, सीखने के लिए एक्सेल बहुत वास्ट है, सीखने के लिए बहुत वास्ट है। लेकिन हम लोगों ने जितने एग्जाम्पल्स कवर करने हैं वो क्या है, रेगुलरली यूज्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट हेल्पफुल, हमेशा काम आने वाली चीजें, ऐसे वाले एग्जाम्पल्स को हमने जमा किया है। ठीक है, तो ये क्लियर है। ये क्लास डिटेल्स, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है किसी को भी? अगर मैं अभी ऑनलाइन आ रहा हूँ बाद में ऑफलाइन आ सकता हूँ क्या? मैं अभी ऑफलाइन आ रहा हूँ बाद में ऑनलाइन आ सकता हूँ क्या? तो ये फिजिबिलिटी ओपन है सबके लिए। अगर आज आप ऑफलाइन आ रहे हो, आप चाहते हो कि नहीं मैं ऑनलाइन करूं, तो आप ऑनलाइन कर सकते हो। कुछ दिन आप ऑफलाइन आना चाहते हो तो आप ऑफलाइन आ सकते हो। तो ये ओपन है सबके लिए, ठीक है। इसमें सिर्फ देखो एक चीज है, जो लोग ऑफलाइन आ रहे हैं, जो लोग ऑफलाइन आ रहे हैं उनके लिए एक ही सिर्फ ये क्या है कि आप अगर आपका पर्सनल लैपटॉप लाओगे तो बहुत अच्छा होगा। हम लोग एक एक सिर्फ रिकमेंडेशन क्या देते हैं यहाँ पे कि आप आपका पर्सनल लैपटॉप लाओगे तो अच्छा होगा। यहाँ पे क्लास के लैपटॉप्स अवेलेबल है, ठीक है, लेकिन ये अभी जो लैपटॉप्स है ना, ये पुराने लैपटॉप्स है। अभी हमारा क्लास कभी से चल रहा है, मैंने बताया आपको 2010 से चल रहा है। तो अपने पास सारे लैपटॉप्स कभी से है? 2010 से। तो अपने लैपटॉप्स क्या है, पुराने हैं। तो जब मैं बोल रहा हूँ कि लैपटॉप्स पुराने हैं तो ये वर्किंग कंडीशन में तो है, लेकिन क्या है, ये थोड़े थोड़े स्लो चलते हैं, है ना। किसी किसी के पेशेंस लेवल रहते हैं, किसी किसी के पेशेंस लेवल नहीं रहते। कुछ कुछ लोग फिर लैपटॉप स्लो चलता है अपना, हम लोग ऑफिस में जाते हैं और अपना सिस्टम एप्लीकेशन स्लो चलता है तो क्या करते हैं मुझे बताओ? एक एक्टिविटी है जो जो सब में कॉमन है, आप हम सब में है यहाँ,
जब भी अपना काम स्लो चलता है, एप्लीकेशन स्लो चलता है, तो हम एक काम जरूर करते हैं। क्या करते हैं? हाँ हाँ, डिलीट कर देते टेम्पलेट फाइल। अच्छा, और क्या करते हैं? स्लो चल रहा है सिस्टम, फिर क्या करते हैं? मैं एक चीज बताऊंगा तो अभी मेरे ये फैक्ट से आप एग्री करोगे। ऐसा माउस पटकते हैं हम लोग। कितने लोग करते हैं? सिस्टम स्लो चलता है ऐसा माउस को हिलाते हैं जोर जोर से, और ऐसे माउस को पटकते हैं। माउस के ऊपर गुस्सा निकाल के क्या होगा, है ना? तो यहाँ पे क्या है, थोड़े से लैपटॉप स्लो चलते हैं। इसके लिए रिकमेंडेड क्या है, आप आपका पर्सनल लैपटॉप लाओगे तो बहुत अच्छा है। ठीक है, ये क्लियर है सभी को? ओके, अभी देखो आगे बढ़ेंगे फिर हम लोग। तो यहाँ पे देखो मैंने कुछ की पॉइंट्स मेंशन किए यहाँ पे। जैसे देखो, वी आर गोइंग टू लर्न मोर देन 200 एग्जांपल्स। कितने? मोर देन 200 प्लस एग्जांपल्स हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। अभी ये सेशन कैसा रहने वाला है? इंटरेक्टिव सेशन रहने वाला है। ऐसा नहीं कि मैं सिखाऊंगा और छोड़ दूंगा, आप घर पे करो, नहीं। अगर आपको कुछ क्वेश्चन है, आप मुझे स्टॉप करो, पूछ लो, मैं बताऊंगा, आप सुनोगे, आप बताओगे, मैं सुनूंगा। ऐसा इंटरेक्टिव सेशन अपना होने वाला है। ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ नोट्स बना के रखे, मैं अपलोड कर दूंगा, आप देख लो, मैं यहाँ पे आऊंगा और मैं बुक खोल के मैं पढ़ते बैठूंगा, आपको ये दे दूंगा मटेरियल, आप यहाँ पे प्रैक्टिकल करते रहो, और कुछ डाउट आए तो पूछो, मैं सॉल्व करूंगा। ऐसा वाला नहीं चलेगा। मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा, फिर मैं आपको कुछ टाइम दूंगा वो करने के लिए। आप वो एग्जाम्पल को फॉलो करोगे, उसको करोगे लाइव यहाँ पे। अगर आपको कुछ डाउट है उसमें, तो आप मुझे पूछोगे, उस क्वेरी का मैं रिजोल्यूशन दूंगा। सबका काम खत्म होने के बाद हम अगले एग्जाम्पल पे जाएंगे। और मेरे यहाँ पे जो एक्स स्टूडेंट जो मेरे हैं, वो एग्री करेंगे ये बात पे कि हम लोग अच्छा खासा टाइम देते हैं और सबको अपना अपना प्रैक्टिस करने का एक अच्छा मौका मिलता है। और जब तक सबका होता नहीं, हम आगे नहीं बढ़ते। ठीक है? तो ये चीज है। अच्छा, इसके बाद देखो हमारे पास है ना एक टेलीग्राम का ग्रुप है, जो क्वेरी सपोर्ट, जॉब फोरम ग्रुप, ऐसे मल्टीपल टाइप्स के ग्रुप है। ये ओपन टू ऑल है। आप हमारे स्टूडेंट हो, नहीं हो, तो भी आप यहाँ पे टेलीग्राम के ग्रुप के ऊपर जाके ज्वाइन कर सकते हो। आप जाओगे एएफसी के सर्च करोगे तो आपको मल्टीपल ग्रुप मिलेंगे। आपको एक्सेल का ग्रुप मिलेगा, पावर बीआई का मिलेगा, डेटा साइंस का मिलेगा, पाइथन का मिलेगा, पावर क्वेरी, पावर पिवट का मिलेगा, पावर बीआई का मिलेगा, एसक्यूएल का मिलेगा। मल्टीपल ग्रुप्स है क्वेरी सॉल्विंग के, जहां पे आपका क्या होता है, क्वेरी सॉल्विंग होता है। अब क्वेरी सॉल्विंग जब मैं बोल रहा हूं, तो कौन सा क्वेरी सॉल्विंग ग्रुप है ये? अदर देन दिस क्लास। अभी आप क्लास कर रहे हो, लेकिन आप ऑफिस में काम कर रहे हो, तो आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा ये ऑफिस का क्वेरी है जो सॉल्व होना चाहिए। जो क्लास में सॉल्व होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि हम तो क्लास में अपना रेगुलर अपना जो सीखना चाहते हैं वो सीखेंगे। अगर सब अपना ऑफिस के एग्जांपल्स लेके आएंगे यहाँ पे और बोलेंगे ये सिखाओ, ये क्वेरी सॉल्व करके बताओ, तो अपना टाइम उसी में जाएगा, तो हम सीखेंगे क्या? इसीलिए हमने एक ग्रुप बना के रखे हैं, अलग अलग वेरियस ग्रुप्स, जहाँ पे आप आपके क्वेरीज पोस्ट कर सकते हो और आपको सोल्यूशन वहां पे उसका मिलेगा। और वहां पे उसका सोल्यूशन अगर कुछ ऐसा रहेगा जो आपको एक्सप्लेनेशन के साथ चाहिए, तो रजा सर वैसे क्वेरीज को क्या करते हैं, पिकअप करके उसका वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और यूट्यूब के ऊपर अपलोड करते हैं, उसको एक्सप्लेन करके कि किस तरीके से इसको किया जा सकता है। ठीक है? तो इस तरीके से आप ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। जॉब फोरम ग्रुप, मल्टीपल कंपनीज एसोसिएटेड है हमारे साथ। यहाँ पे मल्टीपल एचआर से अपने पास इस ग्रुप के अंदर, रिज्यूम राइटर से इसके अंदर। तो आप अगर ये ग्रुप में जाते हो, तो अगर किसी रिज्यूम राइटर की हेल्प लेनी है, वो लोग वहां पे पिंग करते रहते हैं, आप पर्सनली 1 to 1 उनसे कांटेक्ट करो। अगर आपको उनके पास का प्लान लेना है, आप प्लान लेके करो रिज्यूम राइटिंग, या अगर आपको कुछ टिप्स चाहिए उनसे आप ले सकते हो। एचआर से, रिक्रूटर से, बहुत सारे लोग हैं इसके अंदर। ठीक है? मल्टीपल जॉब्स आते हैं, अगर आपके पास जॉब है आप उधर पोस्ट कर दो, है ना? तो इस तरीके का यहाँ पे ग्रुप है, और इसका एक्सेस आप फिर अगर आप स्टूडेंट हो, नहीं हो, तो भी आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। फिर यहाँ पे हमने क्या बोला है, लर्न न्यू थिंग्स, न्यू एग्जांपल्स फ्रॉम अदर बैचेस। अभी जैसे मान लो मैंने आपको क्या बताया, इसके इसके पहले यहाँ पे जब थे, आप आओ कोई ऐसी चीज लेके आओ जो आप बता रहे हो कि जो अपने एग्जांपल्स में नहीं है। आप बताओ कि ये सिखाने वाले हो क्या? मैं बोलूंगा हाँ मैं सिखाने वाला हूँ। अगर आप वो एग्जाम्पल लेके आते हो और मैं अगर आपको अच्छा नहीं ये अपने एग्जाम्पल में नहीं है, तो मैं वैसे एग्जाम्पल्स इंक्लूड करूंगा। अगर मुझे लगता है कि ये सिखाना चाहिए, तो मैं इंक्लूड करूंगा। तो जो अपने पुराने एक्सेल के बैचेस के अंदर जो एग्जांपल्स नहीं थे, वो क्या हो गए, नए एक्सेल के बैच के अंदर ऐड होते जाएंगे। ठीक है? और इसका बेनिफिट अपने पुराने स्टूडेंट को भी मिलता रहेगा, क्योंकि वो अपने ग्रुप्स के अंदर है, वो अपने ग्रुप्स के अंदर है। तो अगर कभी भी उनको नोट्स चाहिए, कभी भी उनको कनेक्ट करना है, कुछ नई चीजें आई है क्या देखने के लिए, तो कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है? इसके लिए यहाँ पे बोला है लर्न न्यू थिंग्स, न्यू एग्जांपल्स फ्रॉम अदर बैचेस। अच्छा, इसके बाद दिया है लेटर ऑफ कंप्लीशन बाय एएफसी केस ऑन कोर्स कंप्लीशन।
बट देर इज अ कंडीशन ऑफ 90% ऑफ अटेंडेंस। अगर आपका 90% अटेंडेंस है तो आपको एक लेटर मिलता है जिसके अंदर हम लोग ये बोलते हैं कि दिस सो एंड सो पर्सन हैज कंप्लीटेड दिस कोर्स फ्रॉम एएफसी केस टेक्नोलॉजीज। ठीक है, एम आई क्लियर ऑन दिस? लेकिन इसका कंडीशन क्या है? 90% अटेंडेंस है। और एक चीज होती है सर्टिफिकेट आफ्टर सक्सेसफुल क्लियरिंग द टेस्ट। जैसे अपना कोर्स खत्म हो जाता है तो लास्ट में हम लोग एक टेस्ट कंडक्ट करते हैं जिसका आपको 70% एंड अबाउ स्कोर करना पड़ता है। अगर आपने 70% एंड अबाउ स्कोर किया तो आपको मिलता है सर्टिफिकेट। और ये सर्टिफिकेट वैलिडेट रहता है ऑनलाइन। आप आपके रिज्यूम के ऊपर लिंक डालोगे, एचआर उस लिंक पे क्लिक करेगा तो हमारे पास वैलिडेशन के लिए आएगा कि ये सर्टिफिकेट वैलिड है या नहीं है। और ये लाइफ टाइम वैलिडिटी रहता है इसका। तो एचआर वाले जब क्लिक करेंगे तो हमारे पास आएगा, हम अप्रूव करेंगे और बोलेंगे दिस इज वैलिड सर्टिफिकेट। ठीक है, आप आपके लिंक्डइन प्रोफाइल पे डाल सकते हो, आप आपके रिज्यूम में डाल सकते हो, नौकरी पे अपलोड कर सकते हो। ठीक है, तो ये सर्टिफिकेट मिलेगा आपको आफ्टर क्लियरिंग द टेस्ट। एनी क्वेश्चंस इन दिस? इसमें कोई क्वेश्चन है आपको? ओके, तो मैं आगे बढ़ूं अभी। तो चलो हम लोग यहाँ पे जाते हैं फीस डिटेल्स पे। ओके, तो अपना ये कोर्स का फीस जो है ये रहने वाला है 8,000 रुपीज। कितना? 8,000। अगर आप सिंगल इंस्टॉलमेंट में देते हो बाय कमिंग वीक, आने वाले सैटरडे तक, अगर आप ये फीस वन टाइम देते हो तो आपको 10% डिस्काउंट है। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ बिफोर बिफोर 31 मई तो आपको क्या मिलेगा? 10% डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप इंस्टॉलमेंट में पे करना चाहते हो तो दो इंस्टॉलमेंट मिलेंगे आपको 4,000 ईच वाले। तो आपको 4,000 ईच के दो इंस्टॉलमेंट मिलेंगे। आपको ये पे करना पड़ेगा पहला इंस्टॉलमेंट आने वाले सैटरडे के पहले या आने वाले सैटरडे तक, और दूसरा इंस्टॉलमेंट आपको पे करना है एक महीने बाद। जैसे 31 मई को आपने पहला इंस्टॉलमेंट पे किया, 31 मई को आपने पहला इंस्टॉलमेंट पे किया, तो दूसरा इंस्टॉलमेंट आपको कौन सा आएगा? मई, जून, जुलाई। 1 जुलाई से 10 जुलाई के बीच में आपको दूसरा इंस्टॉलमेंट पे करना है। सेकेंड इंस्टॉलमेंट कब आएगा? 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में, जुलाई के। क्योंकि अपना बैच कब स्टार्ट हो रहा है? 31 मई, मतलब जून में स्टार्ट हो रहा है अपना बैच। तो आपको अगला इंस्टॉलमेंट कब देना है? 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में। एम आई क्लियर ऑन दिस? लेकिन अगर आप दो इंस्टॉलमेंट लोगे तो 4,000 ईच, 4,000 4,000 ऐसे दो इंस्टॉलमेंट आपको देने हैं। ठीक है, ओके। और ये फीस जो है ये नॉन रिफंडेबल है फ्रेंड्स। अगर आपने अभी कोर्स ज्वाइन किया, फॉर सम रीजन आप बोल रहे हो कि अभी मैं अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे ऑफिस का काम बढ़ गया है, मेरे को सैटरडे को बुला रहे हैं, मेरा शादी हो गया, मेरी बीवी नहीं छोड़ रही है ना, मेरे फ्रेंड्स बोल रहे नहीं मूवी को ही जाना है, मेरे फ्रेंड्स बोल रहे ट्रिप को जाना है 1 महीने के, जो भी XYZ रीजन की वजह से अगर आप चाहते हो कि आप क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हो तो आपका ये जो फीस है ना ये रिफंड नहीं होता है। ठीक है, हाँ, अगर ऐसा कोई वैलिड रीजन है जिस वजह से आप अटेंड नहीं कर पा रहे हो तो हम लोग आपको अगले बैच के अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो हमारे ये जो फ्रेंड है नीलेश, इन्होंने क्लास ज्वाइन किया और इनका पहले दिन जब इन्होंने क्लास को आए इनका एक्सीडेंट हो गया, तो ये उसके बाद आ ही नहीं पाए, तो हमने इनको अगले बैच में एकोमोडेट किया। ठीक है, तो हम आपको अगली बैच में एकोमोडेट कर सकते हैं लेकिन फीस रिफंड नहीं होगा। ये क्लियर है सभी को? ओके, अच्छा। अभी देखो अपना है ना ये जो नोट्स का एक्सेस होता है ये एक्सेस होता है लाइफ टाइम के लिए, लेकिन इसका एक क्राइटेरिया होता है, कंडीशन होता है। जैसे मान लो अपना क्लास स्टार्ट हो रहा है 31 मई को, तो 31 मई को अपना क्लास चालू हो गया और फिर यहाँ पे अपना हर वीक क्लास रहेगा। तो आप यहाँ पे आ रहे हो, आप बोल रहे हो कि डे 1 प्रेजेंट, डे 2 प्रेजेंट, डे 3 प्रेजेंट, फिर आप बोल रहे हो कि मेरा कुछ प्रॉब्लम हो गया ऑफिस से जिस वजह से मैं नहीं आया, फिर से आप आ गए, फिर से आप आ गए, फिर से आप आ गए, ऐसे आपने किया। लेकिन फिर से एब्सेंट 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 ऐसे कंटिन्यूएशन में 3 बार एब्सेंट अगर आप हो गए ना तो आपका नोट्स का एक्सेस चला जाता है। आपको पोर्टल के ऊपर हम एक एक्सेस देते हैं लॉगिन आईडी पासवर्ड के साथ, जिधर आप हमारे नोट्स को एक्सेस कर पाते हो। जो भी हम यहाँ पे सीखेंगे जिसको मैं अपलोड करूंगा वो आप एक्सेस कर पाओगे। उसके लिए आपको कंटिन्यू प्रेजेंट ही चाहिए, या तो आपको प्रेजेंट ही ऐसी चाहिए कि जहां पे आपकी 3 बार कंटिन्यूएशन में छुट्टी नहीं आ रही है। अगर आपकी कंटिन्यूएशन में 3 बार छुट्टी आ गई तो आपका नोट्स का एक्सेस चला जाता है। एम आई क्लियर ऑन दिस? अच्छा, अपना क्लास कैसे होता है मालूम है? अभी जैसे डे 1 पे आप आए, हमने यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 to 10 ले लिया। फिर सेकंड डे पे आएंगे तो एग्जाम्पल नंबर, मतलब सेकंड नेक्स्ट वीक में आएंगे तो एग्जाम्पल नंबर 11 से हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन हमारा फॉर्मेट सिखाने का ये है कि जब आप नेक्स्ट वीक में आते हो तो हम लोग पहले एग्जाम्पल नंबर 1 से 10 रिवीजन करते हैं।
और उसके बाद नए एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। ये करने का रीजन ये है कि जैसे मान लो फॉर वेरी जेन्युइन रीजन आप छुट्टी पे हो, तो आप जब नेक्स्ट वीक में आओगे तो रिवीजन के अंदर आप वो सीख पाओगे हमने पिछले वीक में क्या सीखा था, तो आपका मिस ना हो वो। इसके लिए हमने वो रिवीजन सेशन रखा ही है, मैंडेटरी। पहला सेशन होगा, आने के बाद स्टार्ट में होगा रिवीजन, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मेट से हम लोग जाते हैं। एम आई क्लियर ऑन दिस? ओके। अभी क्योंकि फीस की बात चल रही है, तो फीस के अंदर किसी को कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लेना। एनी क्वेश्चन? चलो, तो सबका साइलेंस है, तो मैं ये समझता हूं कि किसी को कुछ इसके अंदर क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, अभी आपको फीस पे कैसी करनी है, तो आपको क्या करना है, ये स्क्रीन के ऊपर मैंने पेमेंट डिटेल्स डाले हुए हैं और यहाँ पे कॉन्टेक्ट डिटेल्स डाले हुए हैं। तो आपको क्या करना है, इन मोड में से, जैसे देखो अभी यहाँ पे यूपीआई पेमेंट आप कर सकते हो, गूगल पे कर सकते हो, इस अकाउंट डिटेल के ऊपर आप पे कर सकते हो, या क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, अगर आपने यूपीआई से, गूगल पे से अगर आपने पे किया, तो आपको क्या करना है, उसका स्क्रीनशॉट लेना है और आपको रेफरेंस नंबर के साथ वाला स्क्रीनशॉट भेजना है। किसको भेजना है, या तो आप रजा सर को भेज दो या मुझे भेज दो। आप कैसे भेजोगे, आपके नाम के साथ, फुल नेम के साथ और स्क्रीनशॉट, ताकि हमको पता चले कि फीस पे किसने किया है। ये क्लियर है सभी को? ओके। और फीस कभी तक पे करनी है मैंने बताई ना आपको, आपको पे करनी है आने वाले सैटरडे तक। अगर आप वन टाइम कर रहे हो तो 7,200, अगर 2 इंस्टॉलमेंट में करने वाले रहोगे तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ 4,000 रुपीज। ठीक है, तो ये आपका रहेगा फी स्ट्रक्चर। अब जो पेमेंट आप करने वाले हो, यूपीआई, गूगल पे या अकाउंट, इससे अगर करने वाले हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप क्रेडिट कार्ड से पे करने वाले हो, तो इसके लिए आपको गेटवे चार्जेस लगता है। अब ये गेटवे चार्जेस कौन लगाता है, ये बैंक लगाती है, बैंक लगाती है। तो हर एक बैंक का वेरी करता है, किसी बैंक का 2% है, किसी बैंक का 2.5 है, किसी बैंक का 3% है। तो वो जो परसेंटेज रहेगा गेटवे चार्जेस, वो जाता है वो बैंक को। तो जब आप फीस पे करोगे, जैसे मान लो वन टाइम फीस पे कर रहे हो आप 7,200, आपने सिस्टम में डाल दिया 7,200, तो उसके नीचे आएगा चार्जेस एप्लीकेबल। तो आपको पे करना पड़ेगा 7,200 प्लस आपको वो जो चार्जेस उनके रहेंगे बैंक के, वो आपको पे करना पड़ेंगे। लेकिन हमारे तक कितने पैसे आएंगे, 7,200 ही आएंगे। ये क्लियर है सभी को? ओके। इसमें और एक चीज है, अगर आप अगर आप आपके कंपनी से इसको रिफंड चाहते हो, आप चाहते हो कि आप ये कोर्स करो, आप इसका बिल सबमिट करो कंपनी को और कंपनी से रिफंड करवा लो, तो उसके लिए अलग क्राइटेरिया रहेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वन टाइम पे करो चाहे इंस्टॉलमेंट में पे करो, आपको डिस्काउंट मिलने वाला नहीं है। तो आपको पे क्या करना है, 8,000 प्लस जीएसटी अमाउंट, जो भी जीएसटी अमाउंट एप्लीकेबल रहेगा 18%, वो ये दोनों मिला करके जो अमाउंट आएगा वो आपको पे करना है। तो ही आपको इनवॉइस मिलेगा, और वो इनवॉइस रहता है जीएसटी इनवॉइस, जो कि अपने कंपनी में सबमिट करना पड़ता है, जिसके बाद हम रिफंड क्लेम कर सकते हैं। तो अगर आपको रिफंड करवाना है, तो आपको पहले ही मेंशन करना पड़ेगा फीस पे करने के बाद, आई वांट टू क्लेम दिस अमाउंट टू माय कंपनी, प्लीज प्रोवाइड मी जीएसटी बिल। और पे करते समय आप क्या करोगे, 8,000 प्लस जीएसटी अमाउंट। तो जब भी आपको ऐसा करना है, तो एक बार आप मुझे कांटेक्ट करो पर्सनली, मैं आपको टोटल अमाउंट बताऊंगा। तो रफली इसका टोटल अमाउंट क्या आता है, जैसे आपका 18,000 इंटू 18%, तो आपका देखो 8,000 प्लस ये, तो ये अमाउंट आता है लगभग 9,440। ठीक है, तो मैं आपको फिर भी बताऊंगा कि आपको कितना पैसा पे करना है वो केस में, अगर किसी को क्लेम करना है तो, अदरवाइज इट्स ओके। तो अभी देखो आपके स्क्रीन के ऊपर ये जो डिटेल्स दिए हैं, इसका चाहिए तो आप फोटो निकाल लो, ताकि आपके पास मेरा कांटेक्ट नंबर रहे, रजा सर का कांटेक्ट नंबर रहे, और इमरान जो ये हमारे कोऑर्डिनेटर है, इमरान हमारे कोऑर्डिनेटर है। तो जो भी बैच से रिलेटेड, शेड्यूलिंग से रिलेटेड जो भी डिटेल्स होती है, न्यू बैचेस जो आने वाले उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, आप वो इमरान से डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि हमारे से डिस्कस करना, तो आप हमें भी कॉल लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसका आप फोटो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आपके पास ये डिटेल्स अवेलेबल रहे, तो आप फिर आने वाले सैटरडे के पहले एनरोलमेंट कर सकते हो। तो जैसे आप फीस पे करोगे और आप स्क्रीनशॉट भेजोगे, तो हमारा एक व्हाट्सएप